हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग. थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल फीडबैक, विच इज़ व्हाई आई एम सुपर मोटिवेटेड टू बी रिकॉर्डिंग एवरी थर्ड डे. हाँ, मंडे थर्स नहीं, मंडे थर्सडे तो रिलीज़ होती है. सो या मैन, आई एम रियली ग्लैड आप लोग इतने सारे अच्छा फीडबैक देते हैं, सवालात भेजते हैं. कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व इंक्लूड करूँ सवाल, मगर वक्त की कमी और कुछ सवाल ऐसे होते हैं विच रिक्वायर्स डिटेल्ड आंसर. कोशिश किया करें जो भी ईमेल भेजें, ज़बान की कोई कैद नहीं, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी जिसमें भी भेजनी है, बात सही एक्सप्लेन होनी चाहिए और बात सही समझ आनी चाहिए, तभी मैं सही जवाब दे सकता हूँ. बाय द वे, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, आई एम दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस. दिस इज़ ओनली मी लिसनिंग, ओनली मी हेयरिंग यू गाइज आउट एंड ट्राइंग टू ऑफर समथिंग बेस्ड ऑन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस. तो इसको कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं समझिएगा. बाकी बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्रिप्शंस का, पेट्रियन सब्सक्रिप्शंस का. ख़ास तौर पे 100 होने वाले हैं, जल्दी इसको 100 करें और सब्सक्राइब करें चैनल. चलें भाई, आज बाय द वे आई हैड अभी क्या चाइनीज़ राइस घर के दबा के मेरे चावल खाए, फिर मैंने नैप ले लिया. तो मैं थोड़ा सा ना अजीब सा नशे से टाइप में हूँ, बट लाइक गुड वाला. एनीवे, so, first of all, I'm going through a lot these days, so please guide me. सलाम जुनेद भाई, मैंने लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब आइल्स क्लियर करके वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है. आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, 3 सिबलिंग्स हैं. जब से मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, मैं पेरेंट्स को कह रहा था कि मैंने अब्रॉड जाना है और मुझे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है. मेरे शौक़ को देखकर मुझे कभी पेरेंट्स ने मना नहीं किया और अभी तक सपोर्ट करते हैं, पर मुझे काफ़ी दिनों से बहुत बुरा फील हो रहा है कि शायद ज़्यादा ख़र्चा तो नहीं करवा रहा ना कि किसी ये शेयर कर ना, ये किसी से शेयर कर पा रहा हूँ कि पर मुझे इतना पता है कि वहाँ जाकर मास्टर्स के बाद फुल टाइम जॉब करके अपने ख़र्चे निकाल लूँगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा. प्लीज़ आप इस पर कमेंट कर दें और थोड़ा गाइड कर दें कि मेरा डिसीजन सही है कि गलत. मैं अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स को जितना हो पाया उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर अपनी हायर स्टडीज़ और करियर अब्रॉड में करना चाहता हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच फॉर. अच्छा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है अगर आप बाहर जा रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड प्लेस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बंद पड़ा है पिछले 1.5 साल से. मेरे कितने दोस्त हैं जो कि फंसे हुए हैं. अबे बॉर्डर ही नहीं खोल रहे भाई, वो कोविड की वजह से. खैर, आइल्स आपका हो गया, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड. अब आपको जो गिल्ट हो रहा है कि ख़र्चा हो रहा है, ख़र्चा तो है, मजाक बात तो नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना या बाहर किसी भी मुल्क में जाके पढ़ना, ठीक ठाक पैसा लगता है, ठीक ठाक पैसा शो करना पड़ता है. अब इसमें गिल्ट वाली बात तो नहीं है, कमा के दे देना वापस, ठीक है. और क्या है, आप रिक्वायरमेंट है. अगर आपको नहीं लगता आपका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है, बाहर जाना है, तो वो आपका राइट है. और अगर ख़र्चा हो रहा है तो वो तो ज़ाहिर है, महंगा काम है तो ख़र्चा ही होगा. फिर ये करें कि आप जैसे ही जाएँ तो मेहनत करें, 2-2 3-3 जॉब्स करें, पढ़ाई भी करें, ग्रेड्स भी लेवल पे रखें, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद पूरा करें. और गिल्ट की कोई बात नहीं है, पैसे वापस कर देना, ठीक है ना. टेंशन वाली कोई बात नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. नेक्स्ट वन, मदर्स इनजस्टिस टू देयर डॉटर इन लॉज. अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, होप यूर वेल. माई नेम इज़ ABC. आई एम फ्रॉम अ सिटी इन सिंध. आई एम इन क्लास 10th. My mother is very toxic to their daughter-in-laws. I have 6 brothers. 4 of them are married. वाह भाई, बहुत माशाल्लाह, रेल पेल है अल्लाह ने बहुत. My 3 brothers' wives are close relative to my mom, and one of them is close relative to my father. अच्छा, 4 भाइयों की शादी हुई है, 3 माँ के करीब है, 1 बाप के रिश्तेदार है. So my mother's behavior is so good to their relative daughter-in-law, but my mother is very toxic to my father's relative daughter-in-law. I'm very depressed because of injustice. I'm thinking to leave home. What should I do? I hope your opinion will be helpful. Well, it's very sad कि ऐसा सीन है और ये होता है. समझ नहीं आता भाई, सासें जो हैं ये अपनी औलाद के साथ, अपनी बेटियों के साथ क्या इनका होता है और दूसरे की बेटी के साथ क्या होता है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी कॉमन. आप यही कर बेटा, भी आप क्लास 10 में हो, आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको चप्पल ही ना मार दें आपकी अम्मा कि अपने काम से काम रखो. मगर ये गलत, वो ज़ाहिर बात है, आप घर का माहौल ख़राब है, आपने लिखा है आई एम थिंकिंग टू लीव, विच इज़ वेरी सैड. कि एक 10 क्लास के बच्चे के जहन में अगर ये बात आ रही है, 15-16 साल का बच्चा होता ना, अगर उसके जहन में ये वाली बात आ रही है कि मैं घर छोड़ रहा हूँ घर के माहौल की वजह से, बड़ा अफसोस की बात है. तो जो ख़वातीन सुन रही हैं,
जो जालिम सासें सुन रही हैं, खुदा के वास्ते ना किया करें, घर का माहौल ख़राब होता है, बच्चों पे ज़िंदगी भर का असर पड़ता है। तो बेटा आपको मैं यही बोलूँगा, अगर आप बात कर सकते हो अपनी मदर से तो उनको समझाएं, कोशिश करें। मगर कंसिडरिंग जो हमारे यहाँ कल्चर है, बच्चों को इन्फेंटिलाइज किया जाता है। 30 साल का बच्चा भी कहते हैं छोटा ही हो तुम अभी, छोटे हो, मतलब 40 साल का भी हो जाए ना मुर्शिद भाई, वो छोटे ही होते हैं, उनकी नहीं सुनते। तो आई होप इट हेल्प्स। अपने चाचा ताया कोई घर में बड़े हैं उनसे, उनको बताएं कि भाई, बल्कि अपने मामू वाली साइड को बताएं, खाला वाली साइड को बताएं कि जी अम्मी का ये बिहेवियर है, ज़रा समझाएं उनको, शायद समझ जाएं। आज मैं तेज़ तेज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रगलिंग टू अचीव गोल्स ड्यू टू मेंटल हेल्थ। सलाम को जुनेद भाई, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से प्लीज डोंट डिस्क्लोज माई नेम। I have a lot of friends who watch your videos. I'm around 20. Okay, my family has been in Qatar for the past 25 years. I'm typing this email because I want a few tips and help from a guy like you. I'm diagnosed from crippling anxiety and it has been a lot to deal with lately. पहले तो मैं यकीन नहीं करता था, इग्नोर करता था, जब तक कोई प्रोफेशनल मुझे कुछ नहीं कहता इस बारे में, इसे साइड पे ही रखा रहूँगा। Eventually I went to a psychiatrist in Lahore who told me कि सर आप कैसे इग्नोर करके बैठे हुए थे इतने टाइम से। खैर, it's almost 10 months now. I have been diagnosed and now it's really starting to get on my nerves. Since I don't want to live like this, it really makes me upset that I have goals that I want to reach. I don't have द करेज टू टॉक टू अ कैशियर एट अ सुपर स्टोर। कहने का मतलब है कि डे टू डे टास्क करने में काफ़ी मसले होते हैं। कभी कभार तो मॉल्स में या रैंडम जगहों में अचानक से एंग्जाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं। मैंने फैमिली से बात करने की कोशिश की है अबाउट थेरेपी, लेकिन वो हर दफ़ा मुझे ये कहते हैं कि नमाज कुरान पढ़ो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो फिर जब कैंसर हो तो भाई फिर क्यों जाते हो डॉक्टर के पास, मुसल्ले पे बैठ जाओ। ठीक है, नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, दुआ करनी है, वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह आप हाथ टूटता है तो आप मौलवी के पास नहीं जाते, आप ऑर्थोपीडिस्ट के पास जाते हो, प्लास्टर लगवाते हो। इसी तरह ये भी एक ऑर्गन है, जब इसमें कोई गड़बड़िंग होगी तो मुसल्ले पे से सारा काम नहीं होगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, थेरेपी लेनी पड़ेगी। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और आपका सबसे मेन ऑर्गन है भाई ये दिमाग, अगर यही क्रिपल हो गया, ठीक है, अगर यही जो है काम नहीं कर पाया तो कुछ नहीं चल सकता बॉडी में, पूरी बॉडी यहीं से कंट्रोल हो रही है भाई। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम दिल को समझते हैं ना, दिल भी इम्पोर्टेंट है भाई, सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन दिमाग भाई सबसे बड़ी चीज़ ही यही है। यही आपकी ज़िंदगी बना सकता है, संवार सकता है, बिगाड़ सकता है। इसको सही रखना है, मगर इस पर कुछ है ही नहीं। जहाँ इसकी बात हो, नमाज नहीं पढ़ रहा, या ये नहीं, फ़ोन पे लगे रहते हो इसलिए तुम, अरे भाई क्या बात हो गई यार। एनीवे, फिर जब मैं नहीं कहता कुछ और अचानक से व्हेन आई लूज़ कंट्रोल, तो फैमिली कहती है कि अचानक से आके तुम हम पे बॉम्ब फेंक देते हो, पहले बताते हम पहले कुछ कर देते इस मामले में। आई रियली लव माई रिलीजन एंड आई डोंट डिसएग्री विद देम कि नमाज वगैरह पढ़ने से हो जाएगा ठीक, लेकिन ठीक होने के लिए ख़ुद को एफर्ट भी करना लाजिम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। कहते हैं ना, आप अपना इनपुट 100% डालो, बाकी अल्लाह ताला ख़ुद कर देंगे। मैं 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्दर मोर मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ ऑन द डायमेंशंस ऑफ प्रेयर्स। ये हाउ टू गेन खुशू इन प्रेयर्स। ओके, द थिंग इज़ कि आई नो व्हाट आई मस्ट डू and everything, but my anxiety stops me from it. It is literally ruining my future and life. Everyone knows to achieve goals you need to step out of your comfort zone. और इधर मुझसे कॉल पे बात नहीं हो पाती अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। I really try to improve my health and lifestyle, but I just back out all the time. I tell myself almost daily that today I'll go and jog outside, yeah, I will eat something healthy, लेकिन I always fail to do these tasks. अब तो कोरोना है एंड अ फ्यू इश्यूज ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, आई मिस्ड आउट ऑन माई एडमिशन ऑफ दिस सेमेस्टर। सारा दिन घर पे पड़ा रहता हूँ एंड इट किल्स मी। जब काम करने लगता हूँ तो फट के 4 हो जाती है, फिर बैठ जाता हूँ। आई रियली नीड योर हेल्प टू गेट आउट दिस विशियस साइकिल। आई लव योर कॉन्टेंट, इंस्पायर्स मी टू थिंक लाइक अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आपको देख के दिल चाहता है कि ज़िंदगी के साथ कुछ करना है, एंड आई रियली होप कि अल्लाह ताला आपके कामों में मज़ीद बरकत डाले, आमीन। थैंक यू सो मच। मैं फॉर दोज हु आर लिसनिंग, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने, अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शायद ये बात
प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे होंगे कि यार फ़ोन करने में क्या मसला होता है, किसी को फ़ोन उठाने में क्या मसला है, या कैशियर से बात करने में क्या मसला है। लेकिन बहुत सारे लोगों का इतनी इतनी एंग्जाइटी होती है। ये वो जो आप अक्सर मीम्स देखते हैं ना, कि मी लुकिंग एट क्या, कि इफ़ देर इज़ एन इनकमिंग कॉल, तो बंदा यूं को डर के बैठ रहा है। ये वाकई लोगों के साथ होता है। अननोन नंबर्स देख के लोग बिल्कुल जो है पसीने छूट जाते हैं लिटरली। ऐसे भी होता है लोगों के साथ, कुछ लोगों को होती है एंग्जाइटी, अनफेमिलियरिटी हो गई या दूसरी चीज़ें। अब ये जिस तरह ये बात की ना कैशियर से बात करना, आपके सर्कल में भी होंगे इस तरह के दोस्त जिनको आप समझते हो कि हम लोग कहते हैं जी शर्मीला है, इसको बात नहीं करने आती, बोंगा है, हम ये कह के आगे कह देते हैं। मगर कुछ वाकई होते हैं कुछ लोगों के रीजंस, लाइक फॉर एग्जांपल माय ओन वेरी कज़न, ही हैज़ अ स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। सो उसका ही लुक्स वेरी डिफरेंट, लेट मी पुट इट दैट वे। तो बचपन से ही हैज़ बिन नॉट अ टारगेट, बट लाइक वेर एवर ही गोज किड्स वुड बी लाइक, अरे उसको देखो वो कैसा है, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो ही लुक्स थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिज स्किन कंडीशन। तो बचपन से ही वो जो है ना, ही ऑलवेज फेल्ट लाइक कि यार आई एम ऑलवेज बीइंग वॉच्ड बाय पीपल, या मुझे हर वक्त कोई ना कोई देख रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड है कि हम उसको ज़बरदस्ती भेजते थे मैकडोनल्ड्स पे कि जाके ऑर्डर करके आओ। वो बेचारा डर रहा होता था, लेकिन हमारी कोशिश उसको नॉट टू पुट हिम ऑन द स्पॉट, बट ये कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करें। सो आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड। तो इस तरह बहुत लोगों के प्रॉब्लम होता है। ये आपको सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी कि किसी अननोन नंबर से कॉल उठाना या कैशियर से जाके फलानी चीज़ पूछना, लेकिन कुछ लोगों के बाकायदा हाथ पैर कांप जाते हैं इन चीज़ों से, फॉर वट एवर रीजन्स, या तो कोई ट्रॉमा हो या फिर कोई भी चीज़ इस तरह की, या फिर जैसे कि क्रिपलिंग एंग्जाइटी इन्होंने लिखा। सो आपको सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, बट इट्स अ रियलिटी। और ये कोई कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है, इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन, और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, शायद आपको ना दिखती हो। आई रिमेंबर, मुझे किसी ने बताया था, कोई साहिबा थी, उनसे मिलना चाह रही थी फॉर सम, कोई चैरिटी रिलेटेड कोई चीज़ थी, ऐसी कुछ था। माय फ्रेंड इन इस्लामाबाद, शारिक। तो उनसे वो, सो लाइक द लेडी इन क्वेश्चन, उनको इतनी सोशल एंग्जाइटी, शी वांटेड टू वर्क, वो उनका काम था, एंड शी वांटेड टू पिच एन आइडिया, बट शी हैड स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि जो है मुझे पब्लिक प्लेसेस में जो है ना, मुझे बहुत खौफ आता है। सो लाइक मेक श्योर कि आपके लाइक ऑफिस या बोर्ड रूम जिस तरह का हो, उसमें ज़्यादा लोग ना हो। तो ही इंश्योर्ड दैट। सो ही वाज सेइंग कि दैट पर्सन वाज लिटरली शिवरिंग, जैसे क्या कहूँ मैं इसको, कि जैसे जैसे कोई बच्चा नहीं डर रहा होता, बिल्कुल लाइक काँप रहा होता है। सो लाइक ही, सो माशाल्लाह माय फ्रेंड इज़ वेरी एजुकेटेड, तो ही काम्ड हर डाउन, पानी वानी पिला के, लेट टेक योर टाइम, आराम से रिलैक्स करें, चिल करें, एसी तेज़ कर दिया, बैठे आराम से, वंस यू फील कंफर्टेबल देन विल टॉक। सो लाइक इट टुक द लेडी गुड 10-15 मिनट्स कि उनकी सांस बहाल हुई पहले, एंड लाइक क्या, सिर्फ मीटिंग करने के लिए उनकी सांस बहाल हुई, फिर उसके बाद आराम से शी फील्ड कंफर्टेबल, देन शी पिच द आइडिया वगैरह वगैरह। रीज़न फॉर शेयरिंग दैट इज़ कि हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल ही बेमायने हैं कि यार मतलब किसी से मिलना है क्या, खल्ली वल्ली। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या है, क्या कर लोगे, अब मैं कर रहा हूँ बात, या मुझसे इतने लोग मिलते हैं, इट्स लाइक बिग बिग डील मैन, स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, तो हम तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये ना, आपने इस चीज़ को ज़रूर इसके बारे में सोचना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत बहुत छोटी छोटी माइनर सी टास्क जो है बहुत बड़ा, जो है ना उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट। मतलब फॉर एग्जांपल, यू लाइक दिस गर्ल एंड शी इज़ लाइक द लव ऑफ योर लाइफ, एंड यू वांट टू कन्फेस, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, सोचे हर वक्त है आपके साथ, छोटे छोटे कामों के लिए, बिल जमा कराने के लिए, लाइन में खड़ा होने के लिए, टीचर से बात करने के लिए, असाइनमेंट जमा कराने के लिए। तो ये होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, और अपने आसपास ज़रूर ऐसे लोगों पे काम करें, और उनको काम भी करें, अंग्रेज़ी वाला, समझ रहे हैं आप। तो बेटा आप जो है ना, अब ये जो आपके घर वाले कह रहे हैं
कि नमाज़ पढ़ो और ये पढ़ो वो पढ़ो। अगेन मैं बहुत बार वीडियोस में ये बात रीइटरेट की है कि भाई दिमाग का भी मामला जो है ना उसी तरह उसको कंसिडर करें जिस तरह आप दूसरे ऑर्गन्स को करते हैं, कि उसी के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। खाली अल्लाह पे इक्तफा करना भी सही नहीं है खाली, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और ये जो आपके घर वाले कह रहे हैं कि पहले बताते ये बताते, तो भाई अब बता दिया तो कौन सी वो क़यामत आ गई? पहले बता दी, पहले कितना पहले? 1 साल पहले, 2 साल पहले, चलो अब बता दिए तो अब क्या? अब चूंकि पहले नहीं बताया तो अब बस बिल्कुल क्या ज़िंदगी भर इसको एड्रेस नहीं करना? गलत बात है, गलत अप्रोच है। उनसे आप उनको कन्विंस करें। एंड आई एम ग्लैड कि आप इन चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, थेरेपी की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत से लोग तो उसको मानते ही नहीं हैं और कहते हैं नहीं ये सब ऐसे ही है। लेकिन कोशिश करें, थेरेपी लें, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और रही बात दूसरी चीज़ों की, everything will inshallah fall into its place once you feel good, once you feel better in your head, हर चीज़ जो है इंशाल्लाह सब सही हो जाएगी। तो इस पे बिल्कुल ज़रूर काम करें और थेरेपी जो है बिल्कुल लें आप पहली फुर्सत में, ठीक है? ख्याल रखें अपना। हाँ जी, नेक्स्ट नीड गाइडेंस, यूके और सऊदी? यूके ख़त्म सवाल, आगे बढ़ें। नहीं, पढ़ लेता हूँ। सलाम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई एम 23-year-old बॉय लिविंग इन पाकिस्तान, पंजाब। First of all, I'll tell you about my parents. Both my parents were government employees who decided to take retirement 4 years ago. They got 50 to 60 lakh from government. वाह अरे वाह, मज़े है भाई, गवर्नमेंट अफसरों के मज़े हैं भाई। 50-60 लाख सीधा सीधा, वाह। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। One of them was at 16 scale and other was 14. When they decided to take retirement, I advised them to invest part of their money somewhere or start a business, but they were afraid of losing their money, so they put all the money in the bank. The bank gives us monthly profit on our amount. ठीक है. Secondly, Junaid bhai, I've done BBA from Agriculture University, Gujarat with 3.62 GPA. I completed my degree in last September. Companies where I applied for job were offering 15 to 18,000. Shit man, यार ये कितना बड़ा स्कैम है कि बच्चे हमारे मुल्क में, यार इसका मैं क्या करूँ? मैं ना ये चीज़ भाई सुन सुन के पढ़ पढ़ के मैं शदीद डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार मैं भी एक बाप हूँ। 10 साल में बच्चे को स्कूल पढ़ाऊँ, 2 साल कॉलेज, फिर 4 साल में उसको BBA MB कराऊँ, फिर मैं उसको MBA भी कराऊँ, फिर MPhil भी कराऊँ। 26 साल अलग गए, 50-60 लाख अलग गए 15,000 सैलरी के लिए। तो ये रिकवर कब होगा? 60 लाख रुपए 15,000 के हिसाब से, ये बताएं कितने हो गए 15,000 साल के? 1.5 लाख और 30, 180, 2 लाख भी नहीं हुए। 30 साल में रिकवर होंगे। खैर 15,000 पे तो नहीं रहेगा सारी ज़िंदगी, एक बात कह रहा हूँ, 30 नहीं 15 साल में तो होंगे। अबे 15 साल की रिकवरी, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है भाई? 18,000 रुपये सैलरी, लानत भेजो इन लोगों को यार। भाई मिनिमम वेज 17,500 है इस मुल्क में। टी बॉय, चौकीदार 17,500 मिनिमम उनकी होनी चाहिए। ये एग्रीकल्चरल क्या पढ़ा है भाई ने? बीबीए वाले को 15,000 दोगे 18,000? अबे 15,000 से होगा क्या भाई? भाई मलीर से यहाँ कितना पेट्रोल लगता है महीने का? अब तो अंदाजा हो गया होगा महीने का। बाइक पे 4,000, बाइक पे CD70 पे 4,000 ही हो गया। 15,000 वाला तनख्वाह अगर मलीर में रह रहा है और चुंद्रीगढ़ रोड पे काम कर रहा है तो 4,000 तो ही चले गए, पीछे बचे 11,000 हैं। बिजली का बिल 8-10 हज़ार आता है, मैक्सिमम 5,000 आता है। चलो ठीक है, गैस भी है और दूसरे पानी वानी के खर्चे। पानी तो आता नहीं कराची में, टैंकर डलता है या वो मिनरल वाटर आता है। तो यानी काम अलग करो, फिर रात में कुछ और काम करो, फिर पैसे बनेंगे तो फिर घर चलेगा। मतलब ये है 15,000 रुपये, 18,000 रुपये। अबे क्या बकवास है यार। हाँ देखो, उसने भी ये लिखा है, इतना तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। अबे सीधी सीधी बात है यार, बना रहा है यार इस मुल्क में तो। अबे कोई पॉलिसी नहीं है यार, इनको तो कसम से कंपनीज को तो बैन कर देना चाहिए कि भाई इतनी कम सैलरी दे कैसे रहो? तो इट्स क्रिमिनल। नहीं दे सकते सैलरी, बंद करो कंपनी। लेकिन ये क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो यार? 15,000 रुपये यार। अबे 3 स्टेक नहीं आते 15,000 के, 3 स्टेक नहीं आते। लोगों का एक टाइम का मील है 15,000 रुपये, जो अगला 8 घंटे रोज़ाना घिसेगा। 22 दिन भी नहीं, बल्कि यहाँ तो सेठिया कंपनीज हैं वो तो 26 दिन काम कराती हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि जॉब नहीं करूँगा जब तक अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिलेगा, मिनिमम 27,000।
वे देखो यार, BBA 27,000 भी कुछ नहीं है, बट बेटर देन 15,000 एटलीस्ट। मगर 27,000 में घर नहीं चल सकता भाई। Thirdly, after completing my graduation, my parents asked me if I want to study abroad. I said yes. So we went to a consultant and took all the information about different countries and decided to go to UK for MBA. There is an aunt of mine who lives in one of the European countries who will help me financially only in my initial fee deposit. चलो अच्छी बात है. My parents will only help me in paying first year की fees. ठीक है. I took IELTS exam in December and got 6.5 overall. 6.5 अच्छा स्कोर है, वेरी गुड। 7 होना चाहिए, 7 इज़ लाइक कि हाँ गुड। 6.5 चलो ठीक है, काम चल जाएगा। एट द टाइम सिचुएशन ऑफ कोविड इन UK became worse, so I decided to step back. Oh shit यार। Fourthly, there's a friend of mine. We both live in same city, studied from the same college and university. He's my only friend. Coming toward the point, his father works in Saudi. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उसने मुझे कहा कि UK जाके क्या करना है, अकेला लड़का है तू, मैं अपने पापा को CV देता हूँ, वो कहीं अप्लाई कर देंगे तो सऊदीया में अच्छी जॉब लग जाएगी। तू कभी हॉस्टल तक में नहीं रहा, इतनी दूर UK में कैसे रहेगा। लास्टली जुनेद भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कोई ऐसी फैमिली में या बाहर बंदा भी नहीं है जिससे मैं डिस्कस करूँ, सो आई डिसाइड टू ईमेल यू। आई डोंट वांट टू बी अ लूज़र इन माय लाइफ। मेरा तो दिल कहता है कि UK जाऊँ, MBA करूँ, फिर 2 साल PSW वीज़ा भी है, मगर डर भी है अंदर थोड़ा कि अकेले जाना है, उधर कोई भी नहीं है। ओ भाई, ज़िंदगी में सब अकेले ही हो भाई। वो माँ बाप क्या सारी ज़िंदगी क्या पोतड़े धुलाएंगे तुम्हारे? कर लिया उन्होंने जो करना था, अब आप यूर ऑन योर ओन भाई। हो गए, बड़े हो गए हो बेटा। क्या उम्र है तुम्हारी? 23 साल यार, क्या हो गया? अकेला हूँ भाई, दुनिया में एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में। ये बात याद रखना, ज़िंदगी में अकेले ही हैं अब सब। अच्छा, आई डोंट वांट टू बी अ लूज़र। आगे, प्लस पेरेंट्स के पैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मेहनत की है उन्होंने, मगर फिर सोचता हूँ कि अगर कुछ बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान से MBA करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। BBA MBA वालों की सेम सैलरी 20 से 25,000। अबे हाँ, फ़ारिग कराओ भाई। सऊदीया में अच्छी है, मगर आपको पता है मिडल ईस्ट का। प्लीज़ गाइड में, UK वाला स्टेप लूँ या फिर सऊदी चला जाऊँ। देखो, सऊदी जाओगे ना, नौकरी भी मिल जाएगी, हो जाएगा, कोई इतना वो बुरा नहीं है, लेकिन ये कि फिर सऊदी एट द एंड ऑफ द डे सऊदी है भाई। पता नहीं है उनका अगले 10 साल बाद क्या सीन है। ऑयल डिपेंडेंसी दुनिया की ख़त्म हो रही है। अब मुझे नहीं लगता सऊदी का कोई अच्छा सीन है आगे। ये ना मिडल ईस्ट वाले कंट्रीज़ अच्छे थे 70s 80s में जो गए, जब ये बन रहे थे मुल्क, उन्होंने हाथों से बनाया, अच्छा नोट कमाया। अब जो है ना, एक तो डाइवर्सिटी बहुत हो गई है, दूसरा आबादी दुनिया की बहुत बढ़ गई है, तो अब बहुत चीप लेबर मिलने लगी है। सऊदी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन ये कि घूम फिर के वापस फिर गुजरात ही आओगे बेटा। UK में ये है कि कम अज़ कम डिग्री होगी, उसके बाद वहाँ फर्दर आप रह भी सकते हो, राइट्स भी होंगे। सऊदी में तो कोई राइट्स नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है आपकी। मुसलमान मुल्क आपको कोई राइट ही नहीं देता। मुसलमान मुल्क में अगर सच बोलना है, सही वो पक्के वाले सच, तो आपको काफिर के मुल्क जाना पड़ता है। कोई मुसलमान मुल्क में आज़ादी नहीं है, ये मेरी बात लिख लो आप, सही है। तो खैर, कुछ लोग फिर बोलते हैं कि भाई फिर ऐसे काम ही क्यों करें, हम ऐसी बात ही क्यों सोचें, हम नहीं करेंगे ऐसी बात। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो UK में ये है कि अच्छा, अगर आंटी आपको वो फ़ी में हेल्प कर रही हैं, अच्छी बात है भाई। ये जो रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, थोड़ा बहुत ना कर लिया करें यार, लोगों को ना सहारा बन जाया करें, इन द सेंस के बस हाथ खींच लें। लेकिन बंदा देख के, कुछ ऐसे भी बेगैरत रिश्तेदार भी होते हैं। कितनी ईमेल्स आपने सुनी होंगी पिछली एपिसोड्स में, पड़े रहते हैं आके 4-4, वो जो पिछली उसमें कनाडा गया 4 साल पड़ा रहा बीवी के खर्चे पे, ऐसे भी बेगैरत होते हैं। बंदा देख के आपको पता चल जाता है, अपने ख़ानदान में ज़रा नज़र दौड़ाएं, काम का बच्चा कौन है और ये फैशन वाला कौन है, या ये पार्टी बॉय टाइप का कौन है। तो अच्छा बच्चा ढूंढे अपने ख़ानदान में, उसके लिए सहारा बने, रास्ता दिखा दें, अगला खुद ही अपनी मंजिल ढूंढ लेगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आंटी भी हैं, पेरेंट्स पहले साल की फ़ीस अगर कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो कर लो UK जाके। अभी कोविड है, बंद पड़ा है, नौकरियां मिल रही है नहीं मिल रही, ये इसके ऊपर ज़रा जो लोग सुन रहे हैं जो UK में हैं, दोस्त अहबाब हमारे, कमेंट्स में ज़रा गाइड कर दें, जॉब सिचुएशन आजकल स्टूडेंट्स के लिए क्या चल रही है, ये चीज़ ज़रा देख लेना। क्योंकि पेरेंट्स तो 1 साल देंगे ना फ़ीस, फिर बाद में तो आपने जनरेट करनी है ना बेटा। तो ये है। तो मैं सऊदी विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन। प्लस आप सिर्फ BBA हो, खाली BBA का कोई इतना ख़ास सीन नहीं है मिडल ईस्ट में। सीन है जब आपको कोई स्पेशलाइज डिग्री हो थोड़ी सी। BBA इज़ वेरी वेरी बेसिक।
मिल जाएगी जॉब, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, बीबीएस को मिल जाती है, मगर नथिंग दैट वुड चेंज योर लाइफ, इट वुड ओनली गेट यू बाय मंथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी आपका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, डिग्री भी इतनी सॉलिड नहीं है, एमबीए कर लो और फिर इंग्लैंड में कोई सेटिंग बनाओ, वहाँ अच्छे ऑप्शंस हैं आपको, ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, टेंशन नहीं लो। और फिर वही वाली बात है, वो हम मिडिल क्लास वाले बच्चे ना सोचते हैं यार अम्मी अब्बू के बहुत पैसे लग रहे हैं, बड़ी मेहनत से कमाए, तो बेटा हमारे लिए कमाए ना, और किसके लिए कमाए? रशीद भाई के लिए थोड़ी कमाए, हमारे लिए कमाया तो हम पे खर्च करना है। बस ये अहद करना है कि उनका जो खर्चा किया करवाया है पूरी ज़िंदगी, वो ज़ाया नहीं करना, मेहनत करके उनको वापस करना है इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट। ठीक है? मैं यार पिछले दिनों सोच रहा था, बहुत गर्मी हुई हुई है कराची में, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हाथ पैर मारें, इतनी मेहनत करें कि माँ बाप को एसी दे दें, और ये कि एसी चलता रहे ना पूरी रात, तो दिल में धड़का ना हो, बिल आएगा, इतना कंफर्ट दे दें। डिज़र्व करते हैं माँ बाप, बहुत मेहनत करते हैं हमारे माँ बाप यार, बड़ी मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजारी हैं हमारी माओ ने, उनकी सासें कैसी थी हम सबको पता है। ठीक है? उनकी फूफियाँ, आपकी फूफियाँ, और ये वो खाले वाले, ये लड़ाई झगड़े, बड़ी मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, बापों ने भी हमारे बड़े धक्के खाए, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं भाई, सड़कों के धक्के खाएं, धूल मिट्टी खाई, ये एहसास कभी नहीं होने दिया आप लोगों को कि बाहर कितनी मुसीबतें झेलता है बाप। शाम को बाप आता है ना जो रिलैक्स घर पे रोटी मांगता है या शाहिद मसूद मांगता है, समझ रहे हैं, वो बाहर कितनों को मुंह दे के आया होता है, आप नहीं सोच सकते। बहुत कठिन ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कम अज़ कम कुछ नहीं दे सकते माँ बाप को इस उम्र में, एसी दे दो। तो अपने ज़राए आमदनी कुछ इतने अच्छे कर लो कि एसी चले पूरी रात 26 पे, तो दिल ना धड़के कि अभी बिल आया कि इलेक्ट्रिक का 22,000 रुपये आए, तो बोलो माँ की आँख ये लो मुँह पे तुम्हारे, माँ बाप को कंफर्ट देनी है, इतनी थोड़ी सी ना हाथ पैर मार लो थोड़ा सा, क्योंकि अब गर्मी बहुत अनबर्दाश्तेबल होती जा रही है, बहुत अनबर्दाश्तेबल। खैर, ये थोड़ी सी एक मैंने सोचा आपको बता दूं। माई मॉम इज इन लेटिंग गेटिंग मी अ जॉब है भाई, अबे भी बड़ी इस तरह की बड़ी प्रोटेक्टिव माएँ होती हैं, नहीं नौकरी नहीं करना या शादी नहीं करना, पता नहीं क्या। सानुक जुनैद भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डोंट टेक माई नेम, अरे मैं किसी का नाम नहीं लेता भाई, ये कहना छोड़ दें आप सब। I would like to say you're doing a great job talking about crucial social problems and issues. I belong to a middle class family. My dad has never let us use air conditioners as he says बिल ज़्यादा आएगा। अबे यार कैसा बाप है यार, बिल आएगा तो भरो भाई, पैदा किया है इंसान को तो ज़रा दो उसको ठंडी हवाएं, क्या नरक में डालने के लिए पैदा किया था क्या? ये क्या बात हुई? एंड माई मॉम सेक्रीफाइज एवरीथिंग फॉर माई डैड एंड डिडंट गेट द रिजल्ट्स ऑफ हर सेक्रीफाइस। देखो अभी मैं यही बात कर रहा था ना यार, हमारी माओ की बड़ी बड़ी, देव लिव्ड अ शिट लाइफ मैन, मतलब बंदा किसी दुश्मन के लिए भी ना सोचे ऐसी ज़िंदगी, हमारी माओ ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। क्या कल्चर है हमारा, इस पे हमारा ईस्टर्न कल्चर है, ये वही घंटे का कल्चर है हमारा, थर्ड क्लास। Regarding this, I told my dad 3 years ago when I was 11, अरे बेचारा 14 साल का बच्चा है, that we shall buy some solar panels as it would be good investment, but she said पागल हो अभी तुम बच्चे हो, एंड आई वॉज लाइक ओके जो आप कहें, एज आई वॉज नॉट दैट रिबेलियस एट दैट टाइम, बीइंग अ 14-year-old I want to have some earnings for my future as it is quite important. Some days ago, I asked my mom that I'm considering getting a job when I turn 18 so I can have a good life and take care of my future family and give you the life you deserved. She said that नहीं बेटा अभी तुम पढ़ो, यूनी जाओ, फिर 24 तक के हो जाओगे तब जॉब करना, अभी नहीं. My problem is that why is getting job in your late teens not normalized? It would be highly appreciated if you could give your opinion. PS, I have 1,25,000 as savings right now. अच्छा, गुड यार, शाबाश. 14 साल का बच्चा 1.25 लाख लेके घूम रहा है भाई. भाई 14 साल के थे आपके चिली मिली होती थी जेब में. अबे आजकल के बच्चों की भाई बड़ी पॉकेट मनी है, इनको ऐसी ईदियाँ मिलती हैं. अबे 5-5 हज़ार के नोट लेके घूम रहे होते हैं भाई. मेरी तो जिंदगी भर की ईदी 5,000 नहीं थी, जिंदगी भर की. वाह भाई, गुड है. सेविंग्स हैं बेटा, तो सेविंग्स को ना कहीं इन्वेस्ट करो, कोई ना ज़रा सीखो, आगे पीछे समझो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड एज. देखो 14 साल का बच्चा है, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी. मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको एहसास जिम्मेदारी होती है इतने कम उम्र में. और वो देखो, वो देख रहा है कि मेरी माँ पे जुल्म हो रहा है, बाप एसी नहीं चलाने दे रहा. अबे एसी लगाया क्यों है? फेंक दो, ढाके तोड़ के बाहर फेंक दो, सड़क पे रख दो. नहीं, जब चलाना नहीं किस काम का, बिला वजह दीवार घेर के बैठा हुआ है, सफ़ेद रंग का हाथी.
अबे यार ये क्या कंजूसी है, एसी नहीं चलाना बिल ज़्यादा आएगा, तो भाई बिजली है तो बिल आएगा। क्या सोचा था, क्या के इलेक्ट्रिक क्या काशिफ भाई है, के इलेक्ट्रिक का के काशिफ भाई हैं तुम्हारे, क्या खालू के लड़के फ्री में बिजली देंगे, एसी लगाया तो बिल तो आएगा। अजीब चुवलों वाली हरकतें यार। गर्मी है इतनी, तो वो नहीं बेटा चलो आप 14 के हो तो समझ आता है कि आपकी मदर क्यों मना कर रही हैं। 24 साल तो खैर बहुत लेट है जॉब के लिए। जो आपने बात बोली ना लेट टीन्स में क्यों नहीं नॉर्मलाइज, ये हमारे यहाँ बड़ा थर्ड क्लास कल्चर है कि नहीं हम बच्चों की कमाई खाएंगे ये। अबे तो भाई बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों को सिखाना भी है ना ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये 24-24 के मम्मी डैडी बना के बिठा के रखते हैं, 26 जब अबे भाई शादियाँ खुद करा रहे होते हैं माँ बाप। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो माँ बाप के जो जिनकी शादियाँ माँ बाप कराते हैं, मतलब खर्चे से। शर्म आनी चाहिए। तो वो फिर जो है ना ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। आपने उनको कमाना ही नहीं सिखा रहा, 50 से ऊपर नोट नहीं देते लोग, छिन जाएगा। अरे भाई उसको डीलिंग सिखाओ। बाहर मुल्कों में बाकायदा जैसे वो फील्ड ट्रिप्स होती है ना, जैसे हम लोग जाते थे, क्या वो गोल्ड फिश की पेंसिल की फैक्ट्री में जाते थे ना, कुरंगी, हर साल वहीं पेंसिल ऐसे बनती है। अबे हर साल एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। तो बाहर मुल्कों में स्कूल्स में बाकायदा बच्चों को बोला जाता है कि घर से $2-2 लेकर आना, $3-3, और फिर उनको शॉप्स पे लेके जाते हैं वॉलमार्ट वगैरह कि अपना लंच खरीदो, ख़रीदना सीखो, डीलिंग सीखो, कैसे देने पैसे, कितने वापस आने हैं, मल्टीप्लाई माइनस प्लस कैसे होगा। ठीक है ना। बच्चों को रियल लाइफ सिखाया जाता है कि भाई ज़िंदगी में बड़े हो गए तो फिर वॉलमार्ट ही आना है, तो बेटा ये सीखो ख़रीदारी इस तरह की जाती है, बचाने किस तरह है पैसे वगैरह वगैरह। यहाँ तो ये बच्चों को हिलने नहीं देते। नहीं हम क्या इसकी कमाई खाएंगे, मकसद कमाई खाना नहीं है, मकसद उसको पैरों पे खड़ा करना है। क्यों नहीं बच्चे ऊबर चलाते हैं यहाँ पे 18 साल के, डेटें तो मारते हैं पूरी, हैं गाड़ी तो आती है चलाने, ऊबर नहीं चला सकते। क्यों जी, टैक्सी वाला बन जाएगा, ये क्या बात हुई। क्यों नहीं फूड पांडा पे लड़के लगते। फूड पांडा पे सारे आपको एक ही मुतवसत तबके के लोग नज़र आते हैं। कभी आपने जो है कोई यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा नहीं देखा होगा फूड पांडा, आपने देखा है कभी। हमारे यहाँ रोज़ाना 3 से 4 राइडर आ रहे होते हैं, मुबीन भाई लोग साथ ही होते हैं, इनकी अलग फूड डिलीवरी, मेरी अलग, स्टाफ की अलग, आ ही रहे होते हैं। एक ही कलर के आ रहे होते हैं सारे बॉयज़। समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ही तबके के। कभी नहीं देखा कोई यूनिवर्सिटी का लड़का आया हुआ है, कोई अंग्रेज़ी बोलता हुआ कि यार पार्ट टाइम ये कर रहा हूँ, शाम में आजकल वैसे ही कोविड है, लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटी बंद है, सोचा फूड पांडा पे लग जाऊँ, पैसे कमा लूँ। कभी नहीं देखा। कभी देखा भाई कोई पढ़ा लिखा बंदा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो आते हैं वो जाहिल हैं या कुछ हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो एक मुतवसत तबका, औरंगी कोरंगी टाइप बॉयज़ वाले, मलिर वाले बॉयज़, काला बोर्ड बड़ा बोर्ड वाले बॉयज़। कभी मजाल है कोई हमने कोई क्लिफ्टन का लड़का देखा हो, या फिर गुलशन का लड़का, या PCHS नर्सरी का लड़का देखा हो अंग्रेज़ी बोलता हुआ, स्टूडेंट दिखता हो, जो दिखते हैं ना स्टूडेंट, सवाल ही नहीं पैदा होता। नवाब है सब, कहते हैं काम नहीं है। अबे फूड, अबे कितना चल रहा है भाई इस वक्त आजकल राइडर्स का काम, बाइकें ही उनकी घूम रही हैं बाहर, वैसे तो लॉकडाउन है, यही घूम रहे हैं। बाइकिया वाले हो गए, करीम वाले हो गए, फूड पांडा वाले हो गए, यही घूम रहे हैं। काम ही काम है। नहीं भाई ये काम करना नहीं है ना, असल में बात सारी ये वाले काम नहीं करने। सेठ, सारे सेठ हैं भाई, सबने सांप बनना है, यूं करके बैठने टांगे ऊपर रख के, सब CEO हैं, नीचे का कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। तो मजाल है कभी देखा हो। क्यों नहीं लगाते अपने बच्चों को, अबे उनको सिखाओ। धक्के खाएंगे तो उनको एहसास होगा कि यार बाप मेरी जो 2.5-2.5 लाख सेमेस्टर की फ़ीस भर रहा है, तो बाप कितने धक्के खाता होगा कि अगर मैंने यहाँ से मैकडोनल्ड से बर्गर उठा के फलाने घर में दिया है और मुझे सिर्फ 30 रुपये मिले हैं, तो मैं जो 1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, मेरे बाप ने कितनी घिसी होगी तो मुझे इतना महंगा फ़ोन दिया है। समझ रहे हो, एहसास होगा बच्चों को। तो मकसद बच्चों की कमाई खाना नहीं होता, बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना होता है। तो हमारे यहाँ नॉर्मलाइज ही नहीं है ये चीज़ें। नहीं जी हम बच्चे से काम क्यों कराएंगे, पढ़ेगा ये है तो पढ़ेगा, साथ पढ़ेगा भी, क्यों बाहर जाके भी तो करता है। बाहर जाके क्यों करते हैं, वहाँ फटती है ना, वहाँ फिर पाउंड देना पड़ता है, तो फिर वहाँ कहते हो हाँ बेटा वहाँ कर लो, वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर कर लो, जेम्स को भेज दो, जुनेद को नहीं भेजो पिज़्ज़ा, उधर जाके जेम्स हरामी को भेज दो। ये क्या बात हुई। यहाँ नहीं करना काम, यहाँ सारे सेट हैं। गरीब मुल्क है, यहाँ सारे सेट हैं भाई। गरीब मुल्क है, कर्जे में डूबा हुआ है, खाने को नहीं, लॉकडाउन है, परेशानियां हैं, इकोनॉमी माइनस पे है, या सारे सेट हैं। अबे यही तो काम करना है, और जो अमीर मुल्क है वहाँ जाके काम कर रहे हैं। अजीब बकवास है। तो ये गलत सोच है। पेरेंट्स जो भी हैं
बच्चों को लगाएं, 16 साल का ट्यूशन, बोले ट्यूशन पढ़ा, 14 साल के बच्चों को पढ़ा, नहीं पढ़ा सकता क्या? एक क्लास नीचे वाले बच्चों को पढ़ाए घर पे, पैसे कमाना, ताकि एहसास हो उनको, ताकि फिर वो 10 बार सोचेगा, दोस्तों को बुलाएगा ना, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा 5-5 हज़ार के, मैच नाइट पे, UFC नाइट पे जब दोस्त बुलाएगा, सोचेगा यार 5,000 रुपये मुझे कमाने में इतना टाइम लगा था, बाप से मैंने यूँ मांग लिया, डोमिनोज आ गया घर पे इतना सारा। समझ रहे हैं? एहसास दिलाए बच्चों को। तो बेटा अच्छी सोच है, काम करें, इन्वेस्ट करें, ये जो पैसे हैं आपके इसको ना ज़रा देखभाल के, ठीक है ना? पैसे रखे रखे जो है वैल्यू कम हो जाती है। आज 1,25,000 है, यही 1,25,000 से अगर आज PS5 आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 4 महीने बाद नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो डी वैल्यू हो जाता है। खैर, ख्याल रखो। मदर ऑन डायलिसिस। चांद जुनेद भाई, होप यू डूइंग वेल। I'm 24-year-old from India, doing MCA and also managing my friend's e-commerce account for the past 6 months. My life is miserable for the past 1 year as my mother was on dialysis from past 10 months. She's 55. It's very hard to see her in pain. उनकी सेहत दिन ब दिन गिरावट की तरफ जा रही है। जुनेद भाई, we're a family of 8, 3 brothers, 3 sisters, 2 are married and I'm the youngest son in my family. हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, बट वी couldn't find any donor as my nanyal. Only my nani is alive, who's too old, and my ammi had 3 sisters. All 3 have kids. Nobody showed any interest in coming to the family. After my father is a heart patient, so he couldn't donate. Although my eldest sister and I, who's married. Although I and my eldest sister who is married चाहते हैं कि हम डोनेट कर दें, बट माई फादर सेज टू माई सिस्टर कि तुम्हारा ससुराल का मामला है। जुनेद भाई, मेरा दिमाग 2 साइडेड है, मैं चाहता भी हूँ डोनेट करना, बट पूरी तरह ख़ुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने अब्बा को बोला है कि मैं डोनेट कर दूँगा, बट ही इग्नोर्स मी, थिंकिंग कि ये जज्बात में बोल रहा है। प्लीज़ प्रोवाइड वैल्यूबल सजेशन। इट्स वेरी सैड टू हेयर बेटा। आई नो ये डायलिसिस वाला जो सीन है ये बहुत पेनफुल होता है। आई हैड अ सिस्टर, कज़न सिस्टर, शी पास्ड अवे, शी वॉज ओनली 17, सो वी सॉ हर गोइंग अवे अपने सामने। मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा बता के, मगर ये कि वो पूरी जिस तरह उसका सिलसिला चला, उसकी किडनी फेल हुई, फिर हम उनको यहाँ SIUT यहाँ कराची में एक है, बहुत अच्छा इदारा है, उसने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया 2 साल तक जो है ना, हर तीसरे दिन लेके जा रहे हैं, फिर डायलिसिस हो रहा है उसका। अभी रिसेंटली अनदर कज़न ऑफ माइन, शी पास्ड अवे, उनकी भी किडनी फेलियर हो गया था। सो इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस टू सी। बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। सो वाइल हम लोग सारे वहाँ जाते थे ज़ाहिर डायलिसिस, या कभी एडमिट हो जाती थी वो, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आते थे ऑन जॉब लोग, ऑफिस के कपड़े पहने में आए, डायलिसिस कराए, सीधा ऑफिस चले गए बाइक पे बैठ के। मतलब वो भी इस तरह, मतलब यार उनकी क्या क्या लाइफ होगी यार, कि मतलब रोज़, मतलब हर तीसरे दिन की एक कहानी है। घर से निकलें, बैठें, अबे यार डायलिसिस कराने जाना है, फिर वहाँ गए डायलिसिस कराया। इट्स वेरी पेनफुल। और ये मेरी नानी मरहुमा हमेशा दुआ करती थी, अल्लाह चलते फिरते उठा ले, किसी का मोहताज ना करे। वो इसीलिए कहती थी कि ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा कि मेरी वजह से मेरी औलाद आगे पीछे भाग रही है, कभी अस्पताल लेके, कभी ऑपरेशन थिएटर, कभी ये कभी वो, फिर बीमार। तो हमेशा वो ये, और वो गई भी ऐसे ही, बैठे बैठाए खुद हाफिज़ हो गया, बैठे बैठाए, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, बस। तो हमेशा दुआ भी यही करनी चाहिए। देखा, जाना तो सब ने, तो यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह चलते फिरते उठा ले, मोहताजी ना हो किसी की। अब ये जो डोनेशन वाली बात है, अब वो ननियाल, देखो यार ये चीज़ ऐसी है, इस पे ना ये क्योंकि अगलों की भी लाइफ रिस्क हो सकती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने डोनेट किया, बाद में उनको कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो लोग घबराते हैं इस चीज़ से। ये छोटी चीज़ नहीं है, ऑर्गन डोनेट करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो आप रिश्तेदारों से एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, वो ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ठीक है यार, हमारी खाला है, या हमारी फुप्पो हैं, हमारी नानी है, या हमारी चची जान है, वगैरह वगैरह। मोहब्बत अपनी जगह, मगर कहीं उनको दे के हम जेपरडाइज ना हो जाए, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, लोग इस तरह सोचते हैं, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन।
आप सोचना भी चाहिए इस तरह। आपकी फैमिली आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। जिस तरह आप यू आर ईगर टू डोनेट ना, तो आप ही कर सकते हो क्योंकि आपकी माँ है, आप सोच सकते हो उस तरह। हर कोई जो है ना, कज़न हो गया, मामू वामू, वो उस तरह शायद ना सोचें, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो वो तो एक्सपेक्टेशंस आप ना करें। रही बात आपके फादर आपको अलाउ नहीं कर रहे, तो वो ज़ाहिर है सब कंसर्न यही होगा कि अ, कि जो है ना, जिनको प्रॉब्लम है वो तो है वालदा को, कहीं फिर आपको भी ना हो जाए, फिर एक की जगह फिर दो पेशेंट घर में ना हो जाए, ये भी कंसर्न होता है। तो आपके फादर का इस तरह मना करना, और वो जो वही वाली बात आपके फादर ने जो आपकी सिस्टर के लिए कही कि बेटा आपके ससुराल का मामला है क्योंकि वो शादीशुदा है, बिल्कुल सही बात है। उनकी वहाँ फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे, ना भी हों, मामलात ज़ाहिर है उनकी एक अलग लाइफ है, वो है, तो वो ज़ाहिर है उधर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। अब जैसे बाप है ना, बाप जो होते हैं वो ज़ाहिर है बेटी के मामले में बहुत बड़े वो क्या कहते हैं उसको, बहुत कॉन्शियस होते हैं बेटी के कंफर्ट के मामले में। ज़ाहिर है बेटी, बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है, तो वो ज़ाहिर है कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जहाँ पे फिर उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए वो उनको मना कर रहे हैं, और आपको मना करने की वजह शायद फिर यही हो कि वो नहीं चाह रहे कि घर में कोई मज़ीद फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो इट इज़ अ वेरी सैड स्टेट टू बी इन। कोशिश करें, बात करके देखें, अगर तो नहीं मानते आपके फादर तो कोई डोनर ढूंढें। आई एम नॉट श्योर इंडिया में इसके बारे में क्या कानून साजी है, या फिर ईज़िली अवेलेबल होते हैं लोग इस तरह जो हु वांट टू डोनेट। तो लुक फॉर दोज ऑप्शंस एज वेल। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, अगर कोई इंडियन फैंस सुन रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसी, इफ़ यू नो एनी ऑर्गेनाइजेशन हु डील विद सच केसेस, तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि इनकी हेल्प हो सके। बाकी ये कि लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी मदर के लिए, आपकी फैमिली के लिए। हिम्मत नहीं हारना, ज़िंदगी का हिस्सा है ये। इससे हम ना झुट, ये ऐसा कड़वा सच है, इसको हम झुटला नहीं सकते। ये है, इट इज़ अ फैक्ट। बीमारियाँ, लोगों का चले जाना दुनिया से, या बीमार हो जाना, या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। दिस इज़ वॉट वी डिडंट साइन अप फॉर, इट जस्ट हैपन्स टू बी। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत जो है ना वो फिर बड़ा नीचे कर देती है इंसान को। हिम्मत अगर इंसान हार जाए, क्योंकि सारा गेम ही इधर का है। यहाँ से स्ट्रांग होगे ना तो काबू कर पाओगे चीज़ों को। तो कोशिश करो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, ठीक है, ख्याल रखो अपना। हाँ जी, extremely important to know the answer. I'm 25-year-old middle class ambitious girl living in Karachi. My mother is a single parent. After lots of struggle, I've done my education and bachelor's, now working in a reputable company, and I can earn my bread and butter. Also have a responsibility of my mother and younger sister. I have a proposal of a man who lives abroad. He's 43. We hardly talk once a week for half an hour. He is divorced with one child who comes once in a week to meet his father. I'm ambitious and really want to do something in life, but ख़ानदान के ताने कि शादी नहीं हो रही, and also अम्मी पे जिम्मेदारी भी है. We live in a rented house. अब समझ नहीं आ रहा कि I should marry a person and settle abroad with him. फिर डर भी है कि वो बहुत मेच्योर हैं, सो compatibility भी नहीं है. I'm confused कि I should marry him or do something in life to become more successful. Please answer my question if not possible. अच्छा ठीक है. सो ये बेसिकली 25 साल की एक दोशीज़ा हैं, कराची में रहती हैं, सिंगल मदर है, उनकी छोटी बहन के साथ रहती हैं, उनको सपोर्ट करी हैं फाइनेंशियली। उनको प्रपोज़ल एक है बाहर से किसी साहब का जो कि 43, सो ये 25 की हैं, वो 43 के हैं, गैप बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि वो डिवोर्स हैं। अब वो डिवोर्स क्यों हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, सच कभी भी नहीं मिलेगा। इनसे पूछेंगे बोलेंगे वो चुड़ैल थी, उनसे पूछेंगे बोलेंगे वो जिन का बच्चा, मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह। तो वो आपको सही सही रिपोर्ट मिलती नहीं है। अब ये कि वो डिवोर्स हैं, फिर बच्चा है उनका जो कि हफ्ते में एक बार उनसे मिलने आता है। अब ये देखें, आप माशाल्लाह 25 साल की हैं, पढ़ी लिखी हैं, काम कर रही हैं, तो कोई ऐसी कोई ख़ास मजबूरी नहीं है कि आपको देखें, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग मैरिंग डिवोर्स पीपल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर वो
कभी भी शादीशुदा नहीं था, तो उसका पार्टनर भी कोशिश करेंगे ना हो। रीज़न ये हो सकता है कि अगला वही वाली बात ना, अगला एक चीज़ से ऑलरेडी गुजर चुका है, उसका क्या माइंडसेट होगा शादी के बारे में, आपका क्या माइंडसेट है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कोई इतनी ख़ास मजबूरी समझ नहीं आ रही कि जस्ट बिकॉज, अच्छा ये जो बाहर वाले होते हैं ये इसी चीज़ पे कैश इन करते हैं कि वो 25 साल का भी गैप हो, बट चूंकि वो बाहर है तो उनको यंगर लड़कियां मिल जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मजबूरियां हैं यहाँ पे, लोग ज़ाहिर है अपना फ्यूचर अच्छा सिक्योर करना चाहते हैं, लोग देखते हैं बाहर की लाइफ की चकाचौंध होती है, वगैरह वगैरह। ये अब उसमें ये है कि बेटा अगर आप बाहर चली गई तो आप फिर काम कौन करेगा? आप रेंट के घर में रह रही हैं, तो क्या वो आपको वहाँ बाहर काम करने देंगे, या फिर वो सपोर्ट करेंगे आपकी मदर को? कब तक करेंगे वो? आपके इस घर का किराया कब तक भरेंगे? वहाँ भी अगर बाहर रह रहे हैं वो भी खर्चे, और इस घर के भी, तो 2 घर कौन संभालेगा? अब जस्ट बिकॉज आपने घर संभालना है, किराया देना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि आप कभी भी शादी ना करें और आप घर का ही किराया भरती रहें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ऐसी जगह आप करें जहाँ पे आपको कम से कम ये आज़ादी हो कि आप काम कर सकें, ताकि आपकी बहन और आपकी वालदा जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो जो है ना इज़्ज़त नफ्स के साथ आप उनको सपोर्ट करती रहें, रादर देन के जी नया शौहर जो है ना वही उनका ख़र्चा वो भी पाले। वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात वही वाली कि अब बाहर का रिश्ता है, बाहर के रिश्ते भाई मुझे तो समझ नहीं आते, क्योंकि बहुत दूर होते हैं और फिर क्या अजीब अजीब लोग निकलते हैं। तो कोशिश करें शहर में ही देखें, जानने वालों में ही देखें। मुझे तो बाहर वाले रिश्ते बड़े रिस्की लगते हैं। कितनी कितनी हर तकरीबन हर एपिसोड में आप सुनते हैं कैसी कैसी ईमेल्स आई होती हैं, कैसे कैसे जुल्म हो रहे होते हैं। तो वो उस मामले में कम से कम मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि मैं तो बाहर वाले रिश्ते, अब बाहर वाले जो बैठे हैं वो नाराज़ होंगे मुझसे कि यार हमने क्या बिगाड़ा है। बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग कि बुरे अच्छे लोग नहीं होंगे, बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी होती हैं बाहर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मगर ज़्यादातर सुनने में जो आता है ना वो फिर बुरी चीज़ें ही आती हैं, तो फिर आपका एक बन जाता है बाहर का। तो बेटा आप ना अब ख़ानदान वाले के ताने जो है ना उनको एक कान से सुने और इसी वाले से बाहर निकाल दें, क्योंकि ख़ानदान वाले आपके घर का किराया नहीं भर रहे, ख़ानदान वाले आपका बिजली का बिल नहीं भर रहे, वो आपके घर राशन नहीं डाल रहे, वो आपकी माँ की दवाइयाँ नहीं कर रहे, वो आपकी बहन की पढ़ाई नहीं कर रहे। तो जब वो सब नहीं कर रहे तो ताने क्यों कर रहे हैं? बोलो ताने देने, ये रे बिल ये भर दो, ताने देते रहो, सीधा सीधा भाड़ में डालें भाई उनको। आपकी ज़िंदगी जस्ट बिकॉज वो ताने दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा रिस्क ले लें कि बाहर चली जाएं, पता ही नहीं किसके यहाँ जा रही हैं, कैसा है बंदा, क्यों डिवोर्स हुई थी, कहीं अब्यूज़िव तो नहीं खुदा ना खास्ता, कहीं आप पे तो जुल्म ना हो, फिर जो अच्छी खासी रही सही आपकी ज़िंदगी चल रही थी यहाँ पे घर पे, वो भी रुक जाए, वो आमदनी भी बंद हो जाए, वो किराए भी सर पे चढ़ जाए। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो ख़ानदान वालों को तो डालें भाड़ में, जितने लोग सुन रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का ये मसला है कि ख़ानदान वाले, अरे भाई 2021 भी आधा गुजर गया है, कोविड की दूसरी सालगिरह आने वाली है, अबे भाड़ में डालो उनको। ज़िंदगी इतनी सी है और कोविड ने और इतनी सी कर दी है। अगर उसमें भी सारी ज़िंदगी यही टेंशनों में कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे बोलने से क्या कैंसर हो जाता है क्या? मुझे एक बात बता दो, बोलने से यार आप बताओ भाई, बोल किसी के ख़ानदान वाले को बोलने से होता क्या है? क्या होता है? अबे कुछ भी नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पता है क्या है? मैंने वो एक लाइन है, लोग क्या कहेंगे, मैंने वो क्रॉस ही कर ली। खुदा की कसम मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी वही 2 रोटी खाता हूँ जो आप खाते हैं। मेरे लिए भी कराची वैसे ही है, थर्ड क्लास जैसा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? वही रियलिटी है हमारी। बस मैंने क्या बदल लिया, मैं लाइन के उस पार चला गया और मैंने बटन ही बंद कर दिया, आवाज़ ही नहीं आ रही। अबे ख़ानदान, कमेंट देखो जाके, यूट्यूब पे देखो कमेंट, फेसबुक पे देखो कितने गंदे गंदे कमेंट आते हैं। मैं अगर यही सोच के भाई उसामा कल से मैं वीडियोस नहीं बना रहा भाई, यार लोग ताने देते हैं, गालियाँ देते हैं, अरे माँ की आँख, बिल भरते हैं क्या मेरा? हल्ली वल्ली भाई, मैं क्या अपना कारोबार बंद कर दूँ कि लोग भाई कमेंट करते गंदे तो मैं अब कारोबार बंद कर रहा हूँ अपना चैनल? अरे भाई थर्ड क्लास, भाड़ में जाए। 3 चैनल चल रहे हैं माशाल्लाह, 6-7 शोज़ चल रहे हैं, लोगों के कैसे कहने पे बंद कर दूँ मैं? पागल ही हूँगा मैं। पता नहीं लोग क्यों अपनी ज़िंदगी बंद कर देते हैं लोगों के कहने पे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कितनी बार ये बात बोली इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी।
क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में यार वही एक्सेस, वही इंटरनेट जो आपके यहाँ चलता है मेरे भी वही चलता है भाई, वही हर चीज़ का एक्सेस हमारा एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं कोई ख़ास प्रिविलेज नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मैं भी उन्हीं खड्डों पे गाड़ियाँ चलाता हूँ जिस पे आप चलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, ये कि किसी रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट में जाओ तो बड़ा एहतमाम से अच्छा खाना मिल जाता है कि यार जुनेद भाई के खाने में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, इतनी सी प्रिविलेज है बस मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। बाकी तो सब वही चीज़ है। बस मैंने सिर्फ वो जो लाइन थी, 26 साल की उम्र तक मैं भी ऐसा ही था, मैं कोई ऊपर से ऐसा नहीं आया हूँ। 26 साल तक मैं भी ऐसे ही था, बड़ा कॉन्शियस था, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या। फिर मैं बोला बे भाड़ में डालो, भाड़ में डालो भाई, सुनना ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। ज़िंदगी बदल गई एंड फॉर द बेटर। आपके सामने रिजल्ट है। जो लोग मुझे 8 साल पहले वीडियोस से देख रहे हैं, आपने मेरी ग्रोथ देखी है माशाल्लाह से, और ग्रो ही कर रहा हूँ आपकी दुआओं से। नंबर्स ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, ऊपर ही जा रहे हैं। चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं। पहले छोटे से कमरे में था अजमान में, वहाँ तो बत्ती नहीं होती, बस एक छोटा सा लैम्प था, खिड़की नहीं थी। फिर यहाँ बिस्तर पे बैठा रहता था, फिर वो वाला स्टूडियो था ब्लू वाला, अब ये वाला है। चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं। वाई? मैंने सुनना छोड़ दिया था, अभी भी नहीं सुनता। बुलेट प्रूफ बेगैरत फील ही नहीं होता। इतनी गंदी गालियाँ आई हुई थी, कल वो ट्रांजेक्शन वीडियो डाली थी ना मैंने, वो उछल के मैं गाड़ी में बैठ गया था। फेसबुक की तो आवाम थर्ड क्लास है, बहुत थर्ड क्लास है। मैं आज गंजी स्वैग फेसबुक पे क्यों नहीं डालता, कभी कभी छोटे मोटे क्लिप डालता हूँ, पूरी वीडियो क्यों नहीं डालता भाई, आवाम ही थर्ड क्लास है उधर। तो कल वो मैंने डाली ट्रांजेक्शन वीडियोस, इतने कमेंट आए, इतनी गालियाँ, इतनी गालियाँ, इतनी गालियाँ। फिर मैंने सोचा अपनी ज़बान ख़राब कर रहा है, मेरा क्या जा रहा है, भाड़ में डालो। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गया था ट्रांजिशन वीडियो में, 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे। भाड़ में डालो, तुम घर पे बैठे हो। अबे हटा भाई, कोई सीन नहीं है। तो आप सीरियसली जितने लोग सुन रहे हैं, अबे ये इतनी सी लाइन है, सिर्फ पैर उधर रखना है, ज़िंदगी चेंज है कसम से। अबे भाई ब्लास्ट हो जाएगी ज़िंदगी, ब्यूटीफुल है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा सीन है, बहुत बेस्ट सीन है। वे मज़े हैं लाइफ में जब आपको ये फील ही होना छोड़ देंगे, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। अबे इतनी लिबरेटिंग फीलिंग है, सोचे यार, इतनी लिबरेटिंग फीलिंग है। पता नहीं क्यों, ईजियर सेड देन डन। ये बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूँ। मैं मर्द हूँ, मर्द ज़ाहिर है, मर्द की अलग प्रिविलेजेस होती हैं सोसाइटी में, औरत की अलग होती है। मैं आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बिल्कुल समझता हूँ। मैंने शायद कभी ज़िंदगी में वो ताने सुने ही नहीं, सहे ही नहीं, जो एक आम लड़की को करना होता है, जितनी भी पढ़ी लिखी हो। मैंने देखा है लड़कियों को रिश्तों में रुलते हुए। एक दोस्त के साथ में बैठा था, उनके वालिद साहब का मैसेज आया, ये रिश्ता है। मैंने ये क्या है? तो उसने कहा कि अब्बू जो हैं उनका व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, तो वो रिश्ते कराते हैं। मैंने अच्छा। तो उसने बोला ये देखो। मैंने वो देखा यार, क्या लम्स, क्या आईबीए, क्या नस्ट, यू नेम इट। ये तो मैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कह रहा हूँ, फिर वो यूएस की यूनिवर्सिटीज़, अच्छी अच्छे घरों की लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, क्या बैकग्राउंड था उनका, व्हाट्सएपों पे रुल रही हैं, व्हाट्सएपों पे रुल रही हैं। अब वो अंकल के ग्रुप में थे अच्छे खासे, आधा लाहौर बैठा हुआ था उस ग्रुप में, मतलब अंकल आंटीज़ ही थे, वो आपस में ही शेयर करते हैं। मैं यही सोच रहा था यार, आई वुड नेवर वांट कि यार मेरी कोई जानने वाली, या मैं खुद हूँ अगर, कि मेरी तस्वीर इस तरह व्हाट्सएप पे ग्रुपों में रुल रही हो, हाँ जी ये लड़का चेक करें, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते बनाते, आई वुड बी सो फकिंग अनकम्फर्टेबल। बट दोज women दे हैड टू endure इट, बिकॉज यही कल्चर है हमारे यहाँ। इट वॉज जस्ट सो सैड टू सी कि यार ये लड़कियाँ अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी अकम्पलिश्ड हैं, इनकी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, ज़बरदस्त जीपीए, बंदा देख के पता, आप बताया तो कितना अच्छा स्टूडेंट है, पता चल जाता है। एक 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 कॉन्फिडेंस होता है चेहरे पे, राइट। और यार ये बेचारियाँ देखो व्हाट्सएप पे इस तरह रोल रही हैं, वो जस्ट सो सैड। तो सो या पॉइंट बीइंग कि मैं तो कभी ये चीज़ें, ये ताने कभी सहे ही नहीं है जो लड़कियों को सहने पड़ते हैं। ईजियर सेड देन डन, बट प्लीज़ कभी कोशिश कीजिएगा फील ना करने की, कभी कोशिश कीजिएगा, बहुत लाइफ चीज़ है। तो बेटा ये जो है ना, आप ज़रा ना ये अपनी शादी से पहले ना ये मामला डिस्कस कर लें। कोई कबाहत नहीं किसी डिवोर्सी से शादी करना या किसी बाहर वाले से शादी करने में, कोई कबाहत नहीं। हाँ, थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं, मगर ये ज़रूर देख लेना कि घर का ख़र्चा जो है फिर वो कैसे मैनेज होगा, वो बहुत ज़रूरी है। बातें पहले कर लें, फिर ये नहीं शादी हो गई है फिर वो लोग बैठते कि हाँ जी अब क्या करना है,
वो बोलेगा जी मैं तो नहीं खर्चा उठाना तुम्हारी माँ का, फिर क्या करेंगी आप? समझ रहे हैं? पहले बातें कर लें भाई, जिस तरह हम दूसरे मामलात में करते हैं ना डीलिंग, बिजनेस डीलिंग, पहले ही मामलात भाई ये है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। शादी हम करते, पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी अब क्या करना है। हम जैसे कोई सूशी शादी है, सुन्नी शिया शादी कर ली, अब डिसाइड कर रहे हैं बच्चे का मसला क्या होगा। वह पहले बात करो इन चीज़ों पे भाई, तो पहले बात करें, ठीक है? चलें नेक्स्ट वन, बीइंग एन ई फक बॉय। सलाम जुनेद भाई, होप यू डूइंग वेल. I hope Lil Ganji, your kids and your wife will be fine by the grace of Almighty Allah. Thank you very much. I'm 20-year-old from Kent City. I will just get straight to the point. I've been on a game called, अच्छा मैं गेम का नाम नहीं दे रहा क्योंकि शायद कोई सेक्सुअल कॉनोटेशन हो, तो फिर ये सारे बॉयज़ सारे सीधा वहाँ भागेंगे. For almost 3 years now, it's a global platform. There are players on it from around the globe. There's a community of that game on the Line Messenger app. I'm on it as well. I've talked dirty with many girls and even had done sex calls, but I never got attached to any of the girls. But those girls got really attached to me because of the fact that brown boys are attractive to them or something else. The point is, I've heard them crying for me, but I'm always like a typical fuckboy. I left them crying and emotional, but now I feel really guilty about it. I don't know how to deal with this guilt. Everything feels great. Everything feels really bad. It feels like I'm the worst person on the planet. I can't sleep at night. I cry a lot. Please help me get away from that. So basically, there's this kid. ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे है जिसकी कम्युनिटी लाइन मैसेंजर पे है. वहाँ पे लड़के लड़कियाँ भी हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एंड he has engaged with the e-sex. This is something that I've discussed before as well. हम लोग ना, ये जो आजकल की जनरेशन है ना, क्योंकि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी चीज़ें हैं, इतना एक्सेस है इन चीज़ों का कि sex itself is a very beautiful thing. It's a very sacred thing, which is why वो ज़ाहिर है शादी का गिफ्ट ही सेक्स होता है, राइट? तो उसकी सैंक्टिटी इतनी हमने ख़त्म कर दी है टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के बाद, कि इट हैज़ बिकम लाइक जैसे जानवर हो गए इंसान. हुकअप कल्चर जो है ना, जो अब आम हुआ है. एक ज़माने में तो यार आप लड़की को देखने के लिए आप घंटों, हैं भाई, गलियों में लड़के खड़े होते थे घंटों, राहुल रॉय वाले बाल बना के कॉलेज के बाहर. अबे सिर्फ हमारे दोस्त रहते थे FC एरिया में, वहाँ पे भाई एक लड़की थी, उसकी सिर्फ आंखें दिखती थी खिड़की से. उसकी ना एक लड़का गुजरता था बड़ा स्टाइलिश, संजय दत्त वाले बाल थे, यहाँ से छोटे यहाँ से लंबे, और बड़े स्टाइल में जाता था. और वो रोज़ 4 बजे गुजरता था और उस लड़की को पता था 4 बजे वो आता है. तो खिड़की से ना सिर्फ 2 आंखें आती थी, मतलब पर्दा लगा होता था, यूं करके देखती थी और सिर्फ 2 आंखें. तो जो गली के लड़के थे ना, उनको पता था 4 बजे यहाँ 2 आंखें आएंगी क्योंकि संजू भाई यहाँ से जाएंगे. ये लव स्टोरी थी उनकी, और कितने साल यही चला. बस कोई बातचीत, अबे बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता. हैं भाई, फड्डे वड्डे आते थे ना, मोहल्ले में लड़के नज़र रखते थे, MQM वाले बॉयज़ बैठे होते थे, उनको पता होता था कौन किसके. तीसरी बार कोई गुजरे ना गली से, शार्ट इधर आ बेटा, क्यों बार बार क्यों जा रहे हैं यहाँ से. गली में बॉयज़ बैठते थे, ड्यूटियाँ लगती थी, पता होता था किसका किससे चक्कर है, कौन कहाँ पे फील्डिंग. हमारा खुद काका, हमारा दोस्त था भाई, कहता था क्रिकेट खेलूंगा सिर्फ विकेट कीपर बनूंगा, क्योंकि जो हमारी पिच थी ना, वो उसकी एंगल खिड़की के साथ था, उसकी बेब वहाँ रहती थी. वो सिर्फ जो है ना कहता था मैं विकेट कीपर बनूंगा. अबे तो आंखें देखने के लिए जो है ना, अबे भाई लोग सालों साल सिर्फ आंखें ही देखी होती थी. अब तो यार आप बिस्तर में बैठ के जो है स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, अब तो इतना आसान हो गया है. कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, हमारे टाइम पे अगर ये टेक्नोलॉजीज होती ना, आई वुड हैव बीन अ शिट स्टूडेंट. अबे मैं पढ़ता कब, क्योंकि मुझे जितनी सोशल मीडिया एडिक्शन है, खैर मेरा तो नेचर ऑफ वर्क है, मेरा काम है, मगर ये कि अगर ये 20 साल पहले होती ये चीज़ें, तो मैं तो शायद पढ़ ही नहीं पाता. मैं तो इन्हीं चीज़ों में पढ़ा रहता. सलाम है आजकल के स्टूडेंट्स को जो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अच्छा GPA स्कोर ले आते हैं. बड़ी बात है भाई, मैं तो सलाम पेश करता हूँ. सो ये जो ईज़ी अवेलेबिलिटी है ना सेक्स की, जो हो गई है, जेब में
लोग पोर्न लेके घूम रहे हैं। एक ज़माना था यार पोर्न देखने के लिए, इस पे मैंने वो आपको याद होगा एक पॉडकास्ट पे बात भी की थी डॉक्टर सोलंकी के साथ, कि सिर्फ देखने के लिए हमें कितना पूरा मिशन इम्पॉसिबल वाला पूरा मिशन करना पड़ता था सिर्फ पोर्न देखने के लिए। आज सबकी जेब में 20-20 GB है, 1 क्लिक अवे। सो लाइक इतना आसान हो गया, इतनी वो हो गई। सो दिस कल्चर इज़ रियली रियली रूइनिंग द यंगस्टर्स। और जो आजकल की जो जेन ज़ी है ना, वो इसकी सैंक्टिटी को समझ ही नहीं पा रही, बिकॉज उन्होंने कभी इसको उस तरह एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि हाउ सेक्रेड इट इज़। अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को बचा के रखना फॉर द राइट पर्सन, ये चीज़ें कभी उनसे गुजरी नहीं। दे हैव ग्रोन अप सीइंग एप्स लाइक टिंडर, बम्बल, हुकअप किया, ठीक है आगे बढ़े, चल भाई तू आ जा, तू नहीं है चलो भाई, समझ रहे हैं। So it is plaguing the youth, not just in Pakistan, not just in India, not just in South Asia, but across the globe. पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा मसला है। So I'm glad बेटा कि आप realize कर रहे हो that this is the problem that you have and you are causing an emotional trauma to others. आप ये देखें बस बेटा, ये बात याद रखना, ज़िंदगी जो है ना ये कर्मा पे चलती है 100%। जो एनर्जी आप इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक्सर्ट करते हो, घूम फिर के वो आप ही के पास आती है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी होती है, आपने छोड़ी हुई होती है, वो उसने आना आपके पास ही है। जैसे कबूतर होते थे ना, वो याद है कबूतर उड़ाते थे तो वो कबूतर को अफीम वाला पानी पिलाते थे, नशे वाला, ताकि कबूतर कहीं भी जाए पानी पीने इसी छत पे आएगा, क्योंकि यहाँ का पानी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें अफीम जिसको कहते हैं ओपियम, वो मिला होता था। कबूतरबाज पुराने ज़माने में ये टेक्निक यूज़ करते थे, राइट। ये कहीं भी जाएगा आएगा इधर ही। सिमिलरली कार्मा जो है, आप जिस किस्म की एनर्जीज एक्सर्ट करते हो यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, यूनिवर्स में, वो घूम के आप ही के पास आती है, बिकॉज इट बिलोंग्स हेयर। जो चीज़ यहाँ से निकली है वो उसने इधर ही आना है। सो इट विल अफेक्ट यू, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, किसी और शेप में, किसी और साइज़ में, किसी और मैग्नीट्यूड में। सो जो भी हर्ट आप अभी कर रहे हो ज़िंदगी में दूसरों को, ठीक है आपके लिए इट्स नो बिग डील। कोई लड़की को वो आपके लिए मर रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, एंड यू डोंट गिव अ शिट, यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। साउंड्स कूल, लेकिन इट विल इवेंचुअली हर्ट यू। सो प्लीज़ रियलाइज दिस, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ के ओ कार्मा है मुझ पे आएगा तो मैंने नहीं करना। सो दैट डजंट मीन कि आपने सिर्फ बुरा काम इसलिए नहीं करना कि मेरे पास आएगा, आपने ये भी इसलिए भी नहीं करना कि अगले जिसके साथ आप कर रहे हो उसके साथ बुरा हो रहा है। एज ए ह्यूमनिस्ट अप्रोच रखें कि जब हम लोग क्या करते हैं जी, बुरा काम नहीं करना, क्यों नहीं करना जी, दोज़ख में जाएंगे, हम ये सोच के बुरा काम नहीं करते हैं। हमें कि लाइक यार मैं इसको कत्ल करना चाहता हूँ या मैं इसे जुल्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दोज़ख में जाऊँगा तो मैं नहीं कर रहा। ये गलत अप्रोच है कि जस्ट बिकॉज यू आर स्केर्ड फॉर योर सेल्फ ओनली दैट इज मेकिंग योर डिसेंट ह्यूमन बीइंग। नो, यू हैव टू बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग बिकॉज दैट रिक्वायर्स बीइंग अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। रिपरकशंस हों या ना हो, आपने बुरा चीज़ नहीं करनी, इसको इस तरह सोचना है। तो आपने जो है ना इसको चलो अंडरस्टैंड किया है, यू क्राई अ लॉट, that is coming out of guilt, at least you have some pain in your heart, that means you have your heart in the right place, and I'm happy to know that. तो कोशिश करें, do not hurt other people's feelings. हर गुनाह की माफ़ी है, किसी का दिल दुखाओगे उसकी माफ़ी नहीं है। अब ये नहीं सोचें कि वो गोरियां हैं या फिलिपिनोज़ हैं या ये है, उनका भी दिल है, वो उनको भी अल्लाह नहीं बनाया, वो भी इंसान है। बहुत सारे ना मैं ये भी एक्सपीरियंस किया है कि लोगों की ये सोच है कि हाँ इनके साथ हम कर सकते हैं बिकॉज ये तो नॉन मुस्लिम्स हैं। ये गलत अप्रोच है, ये बहुत थर्ड क्लास सोच है। इंसान इंसान होता है, ठीक है ना। तो ये ख्याल कभी अपने दिल में मत लाइएगा, और इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करें, इन चीज़ों से इज्तनाब करें, अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वन सेज पॉपुलेशन कंट्रोल। Assalamualaikum Junaid bhai, I am from Rawalpindi. My question for you is that how can we raise awareness regarding overpopulation factor in our country? As you know, there is no one talking about this issue, but deep down it's hurting the roots of our society. Even there are very limited topics in study books regarding this. No one wants to talk. Even some religious scholars are also playing negatively role by saying risk Allah dega और औलाद अपनी risk लेकर आती है. This is not the way. I think media should play its part and YouTubers should also raise awareness.
इट विल हेल्प आवर नेक्स्ट जनरेशन। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। इस पे तो मैंने बल्कि 2 वीडियोस ही बनाई है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, और हमारा सबसे बड़ा मसला होने ही ये जा रहा है पॉपुलेशन। देखें, ये खान साहब कहते हैं ना कि जी हमारी 60% जो है आबादी 30 से नीचे यंगस्टर है, तो भाई वो कोई काम करेगी तो वो काम की है, वरना वो बेकार है। तो जो आज 60% आबादी यानी 24 करोड़ का 60% कितना होता है, 12 प्लस 10 14 करोड़ लोग जो आज 60 साल से 30 साल से नीचे हैं, 30 साल बाद ये 14 करोड़ 60 साल के होंगे जिनको अस्पताल चाहिए होगा। तो 14 करोड़ बेड हैं हमारे पास, समझ रहे मेरी बात। और फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो फिर और भी ज़्यादा लोग होंगे। तो ये पॉपुलेशन का बॉम्ब सबसे बड़ा बॉम्ब है। और हमारे यहाँ ये जो है ना, रिलीजन की आड़ में ये प्लांट किए गए थे ताकि आवाम को जाहिल रखें कि जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान पैदा करने हैं। हमें ज़्यादा मुसलमान नहीं पैदा करने, हमें काम के मुसलमान पैदा करने हैं। जिस तरह यहूदी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कितने, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, वो 1.5 अरब मुस्लिम्स को पकड़ के बैठे हुए। तो काम के, क्योंकि 10,000 आप मुजाहिद पैदा कर लें तलवार वाले, एक मशीन गन वाला यहूदी काफ़ी उनके लिए। ऐसा ही है भाई, एक मशीन गन वाला यहूदी, 10,000 मुजाहिद तलवार। तो नंबर्स क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। मगर हमारे यहाँ ये जो है ना, बस अब जहालत कि रिस्क अल्लाह देगा। कल मैं उसामा भाई के साथ गया हुआ था यहाँ पे रेलवे कॉलोनी। मैंने सोचा था वहाँ पे मैं स्टोरी बनाऊँ, फिर मैंने सोचा यार मैं हर वक्त क्यों कोड़ता रहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता हर वक्त रोना धोना करना, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों, वैसा क्यों है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे यार ये तो हर वक्त रोता रहता है। भाई दर्द, दिल में दर्द है तभी रोता हूँ यार, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाए सब। मेरी तो ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है, बेहतरीन पैसे कमा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सेलिब्रिटी स्टेटस वट एवर जो भी है, ठीक है। मैं क्यों सोचूं भाड़ में जाए, इट्स नॉट माई मेस, मैंने तो नहीं क्रिएट किया ये मेस, तो मैं क्यों दर्द फील करूं। लेकिन होता है यार, भाई अपना मुल्क है यार। तो कल हम वो रेलवे कॉलोनी गए, वहाँ बच्चों के नीचे शलवार नहीं थी। ऐसा ही है, कितने थे, 3-4 बच्चे एक खेल रहे थे, शलवार नहीं थी, नोनी लटक रही थी सबकी। मैं खुदा की कसम मैं वहाँ स्टोरी बनाने लगा कि यार ये देखो, रिस्क अल्लाह देता है, शलवार आपने देनी है। रिस्क तो देता है अल्लाह, शलवार कौन देगा, उनको तालीम कौन देगा, उनको पैम्पर कौन देगा, उनको ग़िज़ा कौन देगा, उनको दूध कौन देगा। चलो दूध, चलो ग़िज़ा, चलो आपने रिस्क में डाल ली ना। स्कूल की फ़ीस कौन देगा, अल्लाह ताला रिस्क का वादा किया, स्कूल की फ़ीस तो आपने देनी है। अब वो नंगे घूम रहे हैं बच्चे, वो भी इस माहौल में, इस शहर में, इस मुल्क में जहाँ पे आए दिन बच्चों के रेप होते हैं, नंगे वहाँ घूम रहे हैं। पैरों में चप्पल थी किसी के, भाई वो सड़क का हाल बुरा था, सड़क नहीं थी वो, खड्डे थे, पत्थर थे यार, पैर ज़ख्मी हो सकता है, कोई कांच घुस जाए, कुछ भी हो जाए, वो नंगे घूम रहे बच्चे। और ये तो एक गली की मैं बात कर रहा हूँ, कराची 7.5 सिंगापुर जितना कराची है, और आधे से ज़्यादा कराची ऐसा ही है। ये जो आप ड्रामों में, फिल्मों में देखते हो, ये दिस इज़ लाइक 5% भी नहीं है, असल तो कराची है ही ऐसा सारा। तो वहाँ बच्चे फिर रहे हैं इस तरह। तो रिस्क का वादा तो किया, चलो रिस्क तो उनका चल रहा है, स्कूल तो नहीं चल रहा उनका। वो जाहिल बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो फिर बड़े होंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब वो पढ़े लिखे नहीं है, नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो वो बोलेंगे मैं क्यों ठेला लगाऊं, जब मैं मोबाइल छीन के इतने पैसे कमा सकता हूं, मैं क्यों ठेला लगाऊं गर्मी में, पुलिस वाले से मगजमारी करूं, डीएमसी से केएमसी से रिश्वत देता रहूं। समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह क्राइम बढ़ता है, और यही हाल है हमारे मुल्क का, हमारे शहर का। अभी रमज़ानों में बुरा हाल था कराची का, दुनिया जहाँ का चोर उचक्का। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची में सारे हाजी सनाउल्लाह के लौंडे घूम रहे हैं, यहाँ भी हैं हरामी परन एलिमेंट्स, मगर बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आए। आपने देखा कराची रोज़ाना, भाई कितनी वीडियोस आती थी, शीशे हमारे खुद यहाँ पे कितने, मुबीन भाई का लग गया है, फात भाई का लग गया है, गाड़ी के शीशे, ठीक है, शीशे चले गए। आए दिन आप हालात अपडेट्स पे देखिए कितने क्लिप्स आते, मोबाइल छिन गया, वो देखा था वो देखा था मियाँ बीवी ने लूट लिया था एक अंकल को। अबे औरतें लूट रही हैं यहाँ पे, वजह आबादी बढ़ी हुई है, खाने को नहीं है, चकाचौंध जिंदगी सबको पसंद है, सबको गाड़ियों में घूमना है, सब देख रहे हैं यार पैसा होगा तो इज्जत है। अब वो पैसा किसी भी तरह कमाना है, तो हमारी सोसाइटी ये बन गई है। तो पॉपुलेशन पे कोई बात ही नहीं करता, पैदा किए जाओ किए जाओ किए जाओ। अच्छा पैदा भी किए जाओ, ऊपर से कज़न मैरिज वाले बच्चे पैदा किए जाओ, जो कि भाई इट शुड बी अ क्राइम। पता नहीं, एक तो हमारे यहाँ मुस्लिम कल्चर में ना ये बहुत ऑफ सीन है,
इंडिया में तो भाई घिन आती है लोगों को, मतलब वो कहते हैं कि भाई कज़न तो बहन होती है, बहन से कौन शादी करता है। हमारे यहाँ की ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर का बेड़ा गर्क किया हुआ है हमने, बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप देखें, क्यों नहीं देखा आपने पाकिस्तानी बच्चे जो आप देखते हो, इतने सारे क्विज शोज होते हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन बच्चे धड़ाधड़ आते हैं। कभी कभी पाकिस्तानी, कभी देखा पाकिस्तानी बच्चा? वो पीछे देखो, पीछे ये वाले बच्चे बहुत हैं यहाँ पे। कभी कोई जीनियस बच्चा, किसी ने कोई मैथमेटिकल, कभी ये वो, आरफा करीम तो एक एग्जाम्पल थी, इस तरह के बहुत ही कम बच्चे गुजरे हैं। जीनियस बच्चे हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होते। तो एक तो टेढ़े मेढ़े कर रहे हैं कज़न वाले मैरिज, 8-8 10-10 किए जाओ, कोई पूछता नहीं है। मतलब आप बच्चा, अगर आपने, मैंने ये बात पहले भी मेंशन की है काफ़ी, अगर आपने बच्चा अडॉप्ट करना हो ना, इवन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इतना पेपर वर्क होता है। इमकान नाम की एक NGO है जो यहाँ पे काम करती है। मच्छर कॉलोनी में आए दिन लोग कचरे में अपना बच्चा फेंक जाते हैं, ये लोग उनको उठाते हैं, फिर उनकी परवरिश करते हैं, और फिर डिज़र्विंग फैमिलीज़ जो है अडॉप्ट करती हैं बच्चे। इतना पेपर वर्क है कि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मुल्क जिस तरह का है, किसी ने लेके जी हाथ काट के सिग्नल पे खड़ा कर दिया या प्रोस्टिट्यूशन करा ली, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चा अडॉप्ट करने में इतना पेपर वर्क, पैदा करने में कोई पूछगछ ही नहीं। जितने करने करो, जितने करने करें, 8 करो 10 करो, बीवी का बेड़ा गर्क हो जाए। कितनी आपने ऐसी कहानियाँ देखी होंगी, औरतें निढाल हो जाती हैं भाई। इट्स फकिंग इतना पेनफुल प्रोसेस है। या हर साल मकान किराए पे चढ़ा देते हैं बीवी का। एक पे उस दिन पोस्ट देख रहा था कि जी बीवी 7 महीने प्रेग्नेंट है, क्या ब्रेस्ट फीड कर सकती है? पता चला साहब ने दूसरे साल एक और बच्चा डाल दिया पेट में। अभी पहला दूध पे चल रहा है, दूसरा भी डाल दिया। क्या अजीब जहालत है यार। कोई फैमिली प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अब फैमिली प्लानिंग जी यहूदी साजिश है, मुसलमान कम कर रहे हैं। अबे तो ज़्यादा मुसलमानों ने क्या उखाड़ लिया? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, ज़्यादा ने क्या उखाड़ लिया? ये कम करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो जाहिल हमने पाले हुए थे ना इतने अरसे से, एक तो हमने जो है ना समझ से बाहर है, 24 करोड़ का मुल्क है, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम अपनी सारी पावर जाहिल लोगों के हाथ में देते हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आलिम हो, कुछ भी हो, मतलब जिसकी कोई ज़िंदगी में अप्रोच नहीं है, जिसकी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई तालीम नहीं है, वो आपको बताता है जी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अबे भाई तू खुद नहीं गुजार पाता, तेरी शलवार वहाँ से आती है, कमीज़ वहाँ से आती है, जूते वहाँ से आते हैं, वो हमें बताते हैं ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजारनी है। बताओ यार, ये कोई लॉजिक है? तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है कि जी नहीं पैदा करें, आप किए जाएं, मुजाहिद चाहिए, पता नहीं। तो मुसलमानों को सिर्फ लड़ना ही है इस दुनिया में, कोई और काम नहीं करना। तो अजीब है। तो भाई ये बहुत बड़ा इशू है पॉपुलेशन का। ये आपको शायद अभी समझ ना आए। वी आर द हाईएस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी का मसला पूरी दुनिया में आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को होगा। और ज़्यादा दूर नहीं, 2025 की बात है ये। 25 के बाद जो है ना बेड़ा गर्क है। आप पैदा किए जाओ, यहाँ तो हगने को पानी नहीं है, फिर आप बचाते रहना दुनिया के मर्द मुजाहिद पैदा कर करके, आपके पास ख़ुद को पानी पीने का नहीं है। इट्स जस्ट वेरी सैड। तो भाई अगर आप ज़िंदगी में जो भी करें, प्लानिंग श्लानिंग कीजिएगा। नेक्स्ट वन, क्रिकेट एडिक्शन। अच्छा, इनका नाम है क्रिकेट एडिक्शन। सलाम जुनैद भाई, आप कैसे हैं? आपकी वीडियोस से मैं पिछले साल से देख रहा हूं, जिसकी बदौलत मेरी सोच वसी होती गई। आपकी स्ट्रगलिंग स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि दुनियावी ज़िंदगी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। स्ट्रगल लाजमी है जुनैद भाई। अगर आप ये मेल पढ़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा नाम और डिटेल्स हाइड। अरे भाई हाँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग का फाइनल स्टूडेंट हूँ, लेकिन FSC फर्स्ट ईयर से मुझे स्टडी इन्जॉय नहीं की। वो इसलिए कि एग्ज़ाम प्रेप्स में मैं डिप्रेस हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उस डिप्रेशन ने मेरी दुनियावी मामलात में भी हिस्सा ले लिया। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन मुझ में दिल नहीं था। दिल मुझ में इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा रंग बहुत काला है। अबे ये क्या मसला है भाई? जिसके ताने में 5 साल की उम्र से सुन रहा हूँ। इवन माई फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, दोस्त मेरी शक्ल को लेके मेरा मजाक उड़ाते हैं इस उम्र में भी। दूसरा ये कि मैं बहुत शकी हूँ, हर बात में शक करता हूँ, वो स्टडी का मामला हो या डेली रूटीन। मैं दिन में कम से कम 20-25 बार साबुन से हाथ धोता हूँ, जिसने मेरे हाथों की चमड़ी ख़राब कर दी है। मैं चाहते हुए भी नहीं रोक सकता, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ।
इन शकूक व शुबहात की वजह से मेरी ज़हनी और जिस्मानी हालत ख़राब हो गई है। मेरा वेट 18 साल की उम्र में 74 केजी था, जो कि अब 21 साल की उम्र में 60 केजी, यानी 3 साल में 14 किलो वज़न गिर गया। मेरे दांत भी काले होते जा रहे हैं और टूट भी गए हैं। मेरा कज़न और कुछ बराए नाम दोस्त मुझे बेकसूर मारा करते थे। मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। उसकी वजह से मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया और मुझे यूटीआई भी हो गया, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैं बज़ाहिर इंसान हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए एक खिलौना, जो आया, जो बोला और जो कर दिया। मैं किसी को नुकसान तो नहीं देता, आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या बदसूरत पैदा होना मेरा जुर्म है? फैमिली गैदरिंग्स और इवेंट्स में मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे अपने कज़न्स और दूसरों की बराबरी नहीं कर सकता, ना शक्ल में ना अकल में। इस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से मैं डिप्रेशन में आसानी से चला गया और स्टडी भी छोड़ दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाहर दुनिया भी मेरी मदद करे, मैं अल्लाह ताला से मुकम्मल पुरुम्मीद हूँ कि एक दिन मैं अपने इस वक्त को याद करके हंसूंगा और कामयाब ज़िंदगी गुजारूंगा और सख्तियाँ जो मैंने सही हैं अपने बच्चों पर नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने रिश्ता दिया तो परेशानी बांटने से हल्की हो जाती है, इसलिए आपसे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं मिला बांटने को। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। बहुत बहुत बुरी बात है। देखिए, आपने सुना ये हम लोग जो है ना किसी की शक्ल को लेके या किसी के अपीयरेंस को लेके बुली करना, और ये सीधा सीधा बुलिंग का केस है जिसकी वजह से अगले की पूरी ज़िंदगी शैटर हो गई। वही वाली बात है ना, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। अगर आपको वही मार दिया जाए, आपको काला कह के, मोटा कह के, गंजा कह के, कुछ भी कह के, तो फिर आप जो है ना, आप हर चीज़ में जो है पीछे रह जाते हो। अब देखो, अच्छा खासा पढ़ा, अच्छा स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट था, मगर ये सब कह के, और ये जो इन्होंने बात की बार बार हाथ धोना, ये बिल्कुल इट्स अ कंडीशन जिसमें लोग जो है जर्मोफोब होते हैं। वो फील करते हैं कि वो बार बार हाथ गंदे हो गए हैं, वो बार बार हाथ धोते हैं। ये सैनिटाइज़र तो अब हमने कॉमन होना देखना शुरू किया है, लेकिन अगर शायद आपने नोटिस किया हो, कुछ लोग हर वक्त लेके घूमते थे। ऐसे ही है भाई, ख़ासतौर पे टीवी आर्टिस्ट वगैरह आपने तो देखे ही होंगे, हर वक्त उनके हाथ में कुछ लोगों को वाकई ये कंडीशन होती। कुछ लोग ज़ाहिर अपने आप को साफ़ रखना है, वो उसमें कोई हिमाकत नहीं है, मगर कुछ लोग बिल्कुल इस तरह होते हैं कि जिनको हर चीज़ में जो है ना कि ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, और वो बार बार इस तरह हाथ धोते हैं। इट्स वेरी वेरी सैड। अब देखो, उसको बेचारे को यूटीआई भी करा दिया, उसको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी करा दिया। अब ताने मार, आप देख रहे हैं लफ्ज़ों के तीर कितने ख़तरनाक होते हैं। आपको अगर मैंने मुक्का मारा, आपको एक दिन दर्द होगा, 2 दिन, तीसरे दिन वो हील हो जाएगा, लेकिन जो बात ज़बान से कही ना, जिसने आपका दिल तोड़ा, वो नहीं कहीं जाता। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। कितनी कितनी हदीसें हैं कि कितनी हदीसें हैं, या अक़वाले ज़री जो हम अखबार जहाँ में पढ़ा करते थे, पहले तोलो फिर बोलो, ज़बान का इस्तेमाल सही करो, सोच के बोलो, फूक फूक के बोलो। मतलब बोलने पे इतना एम्फेसाइज क्यों है? क्योंकि बोली हुई बात का जो असर है ना, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? ये 46 नंबर एपिसोड है, 46 एपिसोड में मैंने क्या किया है? बोला ही है ना। और उस बोलने का कोई तो इम्पैक्ट है कि आप इतने हज़ार लोग वीडियोस देखते हो हर हफ्ते 2 बार। समझ रहे हो मेरी बात? मेरा पूरा करियर ज़बान पे चल रहा है। क्या मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ? क्या मेरी कोई मर्चेंडाइज है? क्या मैं कोई मोबाइल फ़ोन बेचता हूँ या कोई प्रोमो कोड ये वो कभी कुछ किया? नहीं, मेरा कोई स्टोर कुछ भी नहीं है। क्या मैं कुर्ते बेचता हूँ? नहीं। यही है मेरा, मैं बोलता हूँ। तो बोलना जो है, उसकी इफेक्टिवनेस है, तो आप सुनते हो ना। अब ये क्या है, कितने 1 घंटा 25 मिनट से चल रही है ये, समझ रहे हैं? तो अगर आप 1.25 घंटा बैठ के सुन रहे हो तो कोई इम्पैक्ट है तो सुन रहे हो ना। तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना है कि आपको 1.25 घंटे स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए बोलने पे इतना एम्फेसाइज है कि हाथ की चोट, अरे गोली लग जाए वो सही हो जाता है इंसान।
मगर जो गोली यहाँ से चलती है ना, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए मार देती है। तो अब प्लीज़ अपनी सराउंडिंग में ये जो मजाक मस्ती, ये दोस्तों की लेना, टेकिंग करना, रिकॉर्ड लगाना, आप वक्ती तौर पे तो हंसी मजाक कर रहे हो तो, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता अगले की ज़िंदगी किस तरह अंदर से अंदर, देखो वो उसकी इंटेस्टाइन ख़राब करती है यार। उसको काला बोल बोल के उसने कितना फील किया होगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस बच्चे के जूतों में रख के सोचें कि कितना उसने अपना खून जलाया होगा। कहते हैं ना खून जला अंदर से, वो खून कितना जला होगा कि उसकी अंतड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई। उसको यूरिनरी ट्रैक्ट, इतनी पेनफुल बीमारी है ये यूटीआई, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, उसको हो गई। क्या सिर्फ बातों से, समझ रहे हैं भाई? तो बहुत बहुत इन चीज़ों पे ध्यान दिया करें हम। मजाक मस्ती में और बहुत बार मैंने भी ये हरकत की है, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ। मैंने भी वो, यार वो कौन है टिकटॉकर, वो जो 18 साल की शादी हो गई थी, मैं उसको कभी क्या क्या बोल दिया था, मेरी गलती थी वो। फ्लो में एक चीज़ निकल गई, दिल से नहीं निकली, फ्लो में निकल गई। लेकिन अगर उसने सुनी हो, बच्चे ने 18 साल का ही बच्चा है ना, मेरी आधी से भी नीचे उम्र का, हर्ट तो हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ना ये चीज़ें बहुत इंसान को मार देती हैं। तो मैं अब बेटा, अब आपको क्या बोलूँगा, आपने तो ज़ाहिर है ये भी, ये कहना बड़ा आसान है कि बेटा फील नहीं किया करो, कहना तो बड़ा आसान है, मैं कह के निकल लूँ आगे अगली ईमेल पे। मगर आप इस चीज़ से रोज़ गुजरते हो, आप ना दोस्तों में जाते हो, ना आप शादियों में जाते हो, आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया, एहसास कमतरी। बसूरत वसूरत कुछ नहीं होता भाई, अल्लाह ने बनाया है, सही है, सीधी सीधी बात है। और इंसान की खूबसूरती और बदसूरती उसका किरदार होती है। अरे भाई, ऐश्वर्या राय भी अगर जो है ना बदतमीज़ी से बात करे ना, तो भाड़ में गई उसकी खूबसूरती। इंसान अपने किरदार से माना जाता है, ठीक है? तो ये तो, और ये इसलिए इंसान अपने किरदार से क्यों माना जाता है, क्योंकि वो इंसान के हाथ में, मेरे हाथ में मेरा किरदार, मैं उसको अच्छा प्रेजेंट करूं या बुरा करूं, शक्ल मेरे हाथ में ही नहीं है, तो उससे इंसान नहीं पहचाना जाता। अब कहने को मैं भी फील करूं जी मेरे बाल नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ में एक चीज़ नहीं है, तो मैं उससे नहीं पहचाना जाता, मैं अपने किरदार से। तो इंसान को अपने किरदार पे इसलिए कहा गया है कि अपने अपने किरदार पे काम करो, अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ, सच बोलो, लोगों का ख्याल करो, एम्पैथी रखो, मदद करो लोगों की बढ़ चढ़ के। वाह, यही आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करती हैं, और उसी से इंसान पहचाना जाता है। अब आप कैसे दिखते हो वो आपका कसूर नहीं है भाई, आपने थोड़ी बनाया किसी को। मैं बेटा आपको फिर यही रेकमेंड करूँगा, आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे अपना ये, क्योंकि ना ये मामला थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सीरियस नेचर का है कि उसने आपको फिज़िकली इम्पेयर किया हुआ है, और इसकी वजह से आपकी जो है ना हर किस्म की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, और ये आपकी फिर ज़िंदगी भर के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो बेटा नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आगे ज़िंदगी के मामलात नहीं चल पाएंगे, और आपका पढ़ाई में दिल ना लगना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। उसी को क्योर करने के लिए आप किसी जो है ना थेरेपिस्ट से मिलें, सेशन लगाएं, उनसे बात करें। ये तो खैर बड़ी छोटी ईमेल थी, आई एम प्रीटी श्योर आपके पास पूरा एक समंदर होगा कहानियों का। वो आपने बहुत अच्छी बात की कि परेशानी बांटने से हल्की हो जाती है। एग्जैक्टली, अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ प्रॉब्लम हाल्फ्ड। यही वजह है कि हफ्ते में 2 बार मैं 1.5 घंटा बैठ के ईमेल्स पढ़ता हूँ, और ये तो खैर ये वो है जो कि मैं फाइनली इसमें पढ़ता हूँ, बहुत सारी तो मैं ईमेल पे रिप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरा हफ्ते का बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में निकल जाता है। मकसद सिर्फ यही है कि किसी की अगर बात सुनने से उसका दिल हल्का हो रहा है, तो इससे बड़ी नेकी क्या है? अपनी नेकियां तो हम करते रहते हैं, जो भी नमाज रोज़ा वो तो हम अपने लिए करते हैं ना, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं? तो कोशिश करें आप जो है ना किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे शेयर करें, और अपनी फैमिली को भी ज़रा इस कॉन्फिडेंस में लें, और उनसे ज़रा प्रोटेस्ट करें, थोड़ा लड़ें। हक मांगने के लिए थोड़ा लड़ना पड़ता है। अब फैमिली वाले, मैंने जैसे कहा, हमेशा इन्फेंटलाइज करते हैं, बच्चा बच्चा करके वो छोटा छोटा कह के पीछे रखते हैं। मगर उनको कम्युनिकेट करें कि भाई दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू मी एंड दिस इज़ हाउ इट्स मेकिंग मी फील, इसने मुझे ये कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊँ, बावला हो जाऊँ, साइको हो जाऊँ, तो करते रहें। आप ही की औलाद हूँ, आपका ही खमियाजा है, जो भी करना है करें।
ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाई में दिल लगाऊं, अच्छा शहरी बनूं, अच्छा इंसान बनूं, तो मेरा साथ दें। मैं बहुत परेशान हूं, उनको इस तरह बोलें कि बोले मैं सिवियरली परेशान हूं और मैं बिल्कुल ज़िंदगी और मौत का मामला है। आज यूटीआई हुआ है, खुदा ना खास्ता कल को किडनी पे ना अफेक्ट हो जाए, जिस हिसाब से आप स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस ही जो है वो अंदर सारे बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। ऐसे ही है भाई। तो वो कहीं आपकी खुदा ना खास्ता कोई किडनी या दूसरे किसी ऑर्गन पे ना अफेक्ट हो जाए भाई, तो आप बहुत छोटे हो, यंग हो, पूरी यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू। ज़िंदगी अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। कोशिश करो, इसको एड्रेस करो इशू को, फैमिली में भी और प्रोफेशनली भी। कंसल्ट करो किसी से, और बहुत ज़्यादा अगर अजीरन करे तो फिर मिशन बना लो कि यहाँ से कटना है। पैसे जमा करो, काम वाम करो, कुछ भी करो, इस माहौल से फिर अपने आप को माइनस कर लो, अपनी रियलिटी चेंज कर लो। वो नहीं राउंड 1 फिर राउंड 2 कहीं और होता है स्ट्रीट फाइटर में, ये कर लो। मैं तो यही मशवरा देता हूँ। और कभी कभी मैं भी चाहता हूँ, पर्सनली कभी कभी फील करता हूँ कि यार मेरी जितनी भी रियलिटी है ना, ये पूरी, मैं एस्टोनिया चला जाऊँ। इतना सा मुल्क है, कोई जानता ही नहीं होगा मुझे, कोई नहीं जानता होगा। या मैं सोचता हूँ मैं जो है ना स्वालबार्ड चला जाऊँ, नॉर्वे से भी ऊपर आर्कटिक में एक छोटा सा जजीरा है, -40 होता है हर वक्त। कभी कभी मैं सोचता हूँ वहाँ चला जाऊँ, रियलिटी चेंज कर लूँ अपनी। बहुत हो गया ये, बहुत शोर, बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़, देयर इज़ ऑलवेज समवन लुकिंग एट मी ऑल द टाइम। जब भी गाड़ी चलाता हूँ, कोई गाड़ियाँ आगे ही आ रही होती हैं, आई कैन नेवर बी माई सेल्फ, वो ज़रा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार मैं नॉर्थ कोरिया चला जाता हूँ, रियलिटी चेंज। खैर, तो अगर तो मीन्स हैं तो यही मिशन रखो कि यार ये लोग तो नहीं सुधरते, तो फिर मैं ही कहीं और चला जाता हूँ। तो फिर उसी पे मेहनत करो, गोल बनाओ, 3 साल 5 साल टाइम लगता है इन चीज़ों में, ख़र्चा होता है, ये महंगा शौक़ है, मुल्क छोड़ना बड़ा महंगा शौक़ है, लेकिन बड़ा सुकून भी है। कोई दो राय नहीं है, मैं ये नहीं कि नहीं नंबर 1 पाकिस्तान जिंदाबाद, इधर ही जीना इधर ही मरना, क्यों भाई? पूरी दुनिया अल्लाह की है भाई। अल्लाह ने क्या नादरा का कार्ड दे के भेजा था कि इधर ही पड़े रहना है? पूरी दुनिया अल्लाह की है, इन्जॉय करो अल्लाह की रिचनेस, अल्लाह की खूबसूरती, कुदरत देखो जाके भाई। स्विट्ज़रलैंड की कुदरत क्यों ना देखो आप? हैं, कश्मीर जन्नत नज़ीर हम कहते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड भी तो जन्नत है, अल्लाह ताला ने बनाई है भाई। क्यों ना देखें हम, क्यों ना रहे वहाँ? लेक कोमो में क्यों ना हमारा विला हो? बिल्कुल हो। ये क्या, ये सियासतदानों ने डाला हुआ नहीं, हमारा मुल्क, हमारा खुद के सालों के आइलैंड बाहर हैं, खुद के बच्चे बाहर हैं, हमें कहते हैं यहाँ रहो, खुद बाहर रहते हैं। तो बेटा अपना ख्याल रखो बहुत बहुत, ये इसको ज़रा ना सीरियसली कंसिडर करना। और अगर कोई हो मुझे दोबारा ईमेल कर लेना, कोई मसला नहीं है। आई विल ट्राई टू रिमेंबर। क्रिकेट एडिक्शन नाम है आपका। खैर, ये थी आज की ईमेल्स, आपने देखी सुनी कैसे कैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। ये तो वो हैं जो कि बहुत माइनर सा चंक का ईमेल्स मैं शेयर कर पाता हूँ। कितनी होती हैं, कितनी तो ऐसी होती हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती। कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ना शेयर करें पब्लिकली, मैं आपको बता नहीं सकता लोगों के कैसे कैसे मसले हैं। इट्स जस्ट वेरी सैड। मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मेरी थेरेपी का टाइम हो जाता है हर एपिसोड के बाद। सो या अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। आई होप आपको ना इन चीज़ों से सीखने को मिलता हो और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया करें। जो भी आप चीज़ें सुनते हैं दूसरों के मामलात या दूसरों के एक्सपीरियंसेस, उनको ज़रा, क्योंकि वो कहते हैं ना अपनी गलती करने से बेहतर है दूसरे की गलती से सीख लें। अब ये भी कोई गलती नहीं है, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ ये उनकी गलती नहीं है, मगर मामलात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, तो दूसरों के सर्कमस्टांसेस से सीखने की कोशिश करें, अपने ऊपर अप्लाई करें और कोशिश करें ऐसी चीज़ों से बचें जिन चीज़ों से दूसरे लोग गुजर चुके हैं। खुदा न खास्ता आप भी इन चीज़ों से गुजरना ना पड़े। ख्याल रखें, सब्सक्राइब कीजिएगा, पेट्रियन पे आप कर सकते हैं सपोर्ट, patreon.com/gajiswag। और फिर इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।